द ग्रेटेस्ट एनिमी नोबल हिंदी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। दिव्य पथ प्रणाली। एबिस विल। अध्याय 21 रसातल विल। वेरियन। काइल ने उसे हाथ हिलाया और तेज कदमों से उसके पास पहुंचा। काइल के उसके पास पहुंचने पर वेरियन अचंभित रह गया और तुम यहाँ क्या कर रही हो? वे दोनों एक साथ चिल्लाए। वेरियन ने अपने दोस्त को घूरते हुए कहा, तुम मिलिट्री साइंस अकादमी में प्रवेश ले रहे हो, तो तुम इस रसातल में क्यों हो? तुम एक गैर लड़ाकू हो, लानत है। काइल ने भी उतनी ही तीव्रता से घूर कर देखा, और तुमने हमें कभी नहीं बताया कि तुम डिफेंस अकादमियों में जा रहे हो। क्या तुम पागल हो गए हो? न्यूनतम आवश्यकता लेवल 2 एबिसल्स को मारना है। तुम केवल लेवल 1 के हो। वे तुम्हें चीर देंगे। वे दोनों एक दूसरे को घूरते रहे और अंततः एक होकर आह भरी। काइल ने परेशान होकर कबूल किया, प्रबंधन पागल है। हम विज्ञान अकादमी के उम्मीदवारों को एक लिखित परीक्षा देनी थी। जो लोग परीक्षा में पास हो जाते हैं, उन्हें रसातल में गिरा दिया जाता है। जब तक हम जीवित रहेंगे, वे हमें अपने साथ ले लेंगे। हम अपनी जिंदगी प्रयोगशालाओं में बिताएंगे। हमें इस रसातल में क्यों परखा जा रहा है? वेरियन ने काइल के कंधे को थपथपाया और कहा, बस शहर से दूर रहो। यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर गांव है। वह अपनी दुर्दशा पर आह भरते हुए बोला, मैं पागल लग सकता हूँ, लेकिन मुझे वास्तव में इंपीरियल अकादमी में प्रवेश चाहिए। वे लेवल 1 नहीं चुनेंगे। आपको कम से कम लेवल 2 तो होना ही चाहिए। काइल ने जवाब दिया, तो मुझे परीक्षा समाप्त होने से पहले लेवल 2 तक पहुंचना होगा। वेरियन ने कंधे उचका दिए। काइल ने वेरियन को ऐसे देखा जैसे वह पागल हो। वेरियन कुछ दिन पहले ही जागा था और अब वह लेवल 2 में घुसना चाहता था। यदि यह कोई और होता तो वह इसे बकवास मान लेता, लेकिन वेरियन की आंखों में जलती आग को देखकर काइल को लगा कि शायद उसका दोस्त सचमुच मानता है कि वह ये कर सकता है, या कि उसे यह करना ही होगा, चाहे इसके लिए उसे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। शुभकामनाएं भाई, मुझे खेद है कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, उसने वेरियन की ओर मुस्कुराते हुए कहा। वेरियन ने सिर हिलाया। वह न तो आशावादी था, न ही बहुत निराशावादी। उसके लिए यह एक अवसर था। मेरे पास एक सिस्टम है। जो दूसरों के लिए असंभव है, वह मेरे लिए संभव है। लेकिन इस सीमित समय सीमा में ऐसा करना चुनौतीपूर्ण होगा। वह स्थिति का आकलन करना चाहता था और उसने चारों ओर देखा। अपनी महान मानवीय दृष्टि से वह स्थिति को एक विशाल दायरे में देख सकता था। काइल की तरह कई नए छात्र भी यहाँ आए। उन्होंने बिना समय बर्बाद किए शहर से दूर निकल गए। संभवतः वे निर्जन स्थानों पर जाएंगे। यह एक स्मार्ट विकल्प था। हालांकि लड़ाकों ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की थी। चूंकि वे शहर से कुछ किलोमीटर दूर थे, इसलिए उनके पास कुछ सुरक्षा व्यवस्था थी। वे अपने परिचितों के साथ समूह बनाकर अपनी योजनाओं पर चर्चा करने लगे। वेरियन ने लड़ाकों को 3 समूहों में विभाजित किया। एक सामान्य समूह था और दूसरा बहुसंख्यक। वे अपने स्कूल के प्रतिभाशाली थे और लेवल 2 तक पहुंच गए थे। दूसरा समूह असंबद्ध अभिजात वर्ग था। उनके पास ताकत का एक मजबूत भाव था। वे लेवल 3 तक पहुंच गए। वे फसल की क्रीम थे। हालांकि उनके पास कोई महंगा सितारा खजाना नहीं था और इसलिए उन्हें किसी भी प्रमुख शक्तियों द्वारा अनचाहे होना चाहिए। अंतिम समूह प्रमुख शक्तियों का अभिजात वर्ग था। उनके पास स्टार खजाने की एक शानदार लाइन थी। हथियार, शरीर कवच, उनके आंकड़े बढ़ाने वाले सामान। दूसरे शब्दों में, और वे सभी स्तर 3 के थे। इन लोगों के पास सब कुछ था, ताकत, धन और पृष्ठभूमि। वेरियन ने देखा कि उनमें से कई को पसीना आने लगा और उनके चेहरे पीले पड़ने लगे। काइल, हिलना मत, वेरियन ने अचानक कहा। किस? पर काइल ने भौहें सिकोड़ी और अचानक उसका चेहरा पीला पड़ गया। वेरियन ने गहरी सांस ली और अपने तेज धड़कते दिल को शांत किया। उसके दिमाग में भयानक विचार आने लगे, उसकी अपनी मौत के दृश्य। इसने उसे भागने के लिए कहा। यदि उसने इसे निर्णय लेने दिया होता तो वह पहले ही भाग चुका होता। तो यह एबिस की इच्छा है। वेरियन ने अपनी आंखें बंद कर ली और शांति के साथ दृश्यों का सामना किया। हर दृश्य में वह खुद को एबिसल्स द्वारा मारे जाते हुए देख सकता था। कभी कभी उसकी गर्दन तोड़कर, तो कभी दूसरे उसे 2 टुकड़ों में काटकर। यह एक सामान्य व्यक्ति के लिए वाकई एक भयानक अनुभव था और इससे वे टूट जाते। लेकिन वह नहीं। वेरियन को जो कुछ दिख रहा था वह उसे पसंद नहीं आया, लेकिन उसने जल्दी ही खुद को ढाल लिया। उसे मौत का डर नहीं था, लेकिन उसके पास मरने की कोई योजना नहीं थी। उसके पास करने के लिए काम थे। हालांकि इन दृश्यों ने उस पर बहुत बुरा असर डाला।
उसे यकीन नहीं था कि वो लड़ाई में अपना 100% दे पाएगा। कम से कम अभी तक तो नहीं। एबिस होगा। हे भगवान! काइल जमीन पर गिर पड़ा। उसके चेहरे पर पसीना बह रहा था और वह थोड़ा कांप रहा था। शांत हो जाओ, एबिस विल कोई बुद्धिमान चीज नहीं है। वेरियन ने काइल को शांत करने की कोशिश की। हर कोई एबिस विल का सामना उसकी तरह नहीं कर सकता। अपने आगमन के बाद से ही एबिसल्स द्वारा हमला किए जाने के बावजूद मानवता ने केवल ग्रहों की रक्षा की और कभी भी एबिस पर हमला करने की कोशिश नहीं की। इसका एकमात्र कारण एबिस विल था। 8 रसातल में से प्रत्येक के पास एक इच्छा थी। वे 3 उद्देश्यों की पूर्ति करते थे। सबसे पहले, एबिस में किसी भी एबिसल के आंकड़े 5% तक बढ़ जाते थे। तुलनात्मक रूप से यह एक छोटी राशि हो सकती है, लेकिन इस एक छोटी सी वृद्धि के कारण कई लड़ाइयों का परिणाम उलट गया। दूसरा, रसातल में प्रवेश करने पर किसी भी गैर रसातलवासी को अन्य चीजों के अलावा भय, दृष्टि के रूप में मनोवैज्ञानिक दबाव का सामना करना पड़ेगा। यह उन्हें दबा देता है और उन्हें अपनी पूरी ताकत लगाने से रोकता है। इन दोनों प्रभावों को मिलाकर, जब तक कि शक्ति का अंतर मानवता के पक्ष में भारी रूप से न झुक जाए, एबिस आक्रमणों से सुरक्षित रहेगा। हे भगवान का शुक्र है कि हमें स्वर्ग की इच्छा पूरी करने का मौका मिला। वेरियन ने भावुक होकर आह भरी। एबिसल्स ही एकमात्र ऐसा प्राणी नहीं था जिसे यह आशीर्वाद मिला था। 400 BC में एबिसल्स के विरुद्ध अपने प्रथम युद्ध में मनुष्यों को पता चला कि जब भी एबिसल्स सौरमंडल के किसी ग्रह या चंद्रमा में प्रवेश करते हैं, तो उनके आंकड़े कम से कम 10% तक कम हो जाते हैं। उन्हें इसका कारण नहीं पता था और उन्होंने सोचा कि यह स्वर्ग का आशीर्वाद है। इसलिए इसे स्वर्ग की इच्छा नाम दिया गया। यही कारण था कि मानवता अपने पहले युद्ध में एबिसल्स द्वारा नष्ट नहीं हुई थी। मानवता ने 400 से 430 यब तक एबिसल्स के खिलाफ एक लंबा युद्ध लड़ा और अंततः उन्हें पीछे धकेल दिया। इसके बाद जब मानवता ने पहली बार 470 यब में रसातल में प्रवेश किया, तो उन्होंने रसातल इच्छा का अनुभव किया और इसे ऐसा नाम दिया। आप निश्चित रूप से चीजों को जल्दी से अपना लेते हैं। काइल खड़ा हुआ और अपने पास मौजूद शीर्ष अभिजात वर्ग के समूह को देखने लगा। भले ही मैं लेवल 1 पर हूँ, मुझे लगता है कि मैं मानसिक रूप से मजबूत हूँ। वेरियन ने अभिजात वर्ग के एक समूह पर नजर डाली जो अभी भी एबिस की इच्छा के साथ संघर्ष कर रहा था। मुझे यकीन है कि अगर आपके पास उन अमीर बच्चों की तरह संसाधन होते, तो आप बहुत पहले ही जाग जाते और बहुत मजबूत होते। यह अफसोस की बात है, संसाधनों को अयोग्य बच्चों पर बर्बाद किया जा रहा है। काइल ने धीमी आवाज में कहा, ये सुनिश्चित करते हुए कि केवल वेरियन ही इसे सुन सके। वे शीर्ष अभिजात वर्ग से कम 100 फीट की दूरी पर थे और काइल की आवाज के कारण ये लेवल 3 के लिए भी सुनाई नहीं देता। हालांकि वेरियन को लगा कि उसके रोंगटे खड़े हो गए हैं। वह एक तरफ मुड़ा और देखा कि एक जोड़ी आंखें काइल को घूर रही हैं। बूम! काइल के सामने की हवा फट गई और वेरियन ने सही समय पर काइल को पकड़ लिया। क्या तुम उसे सिर्फ कुछ शब्दों के लिए मारना चाहते हो? वेरियन ने उस किशोर पर चिल्लाया, जिसने काइल की पिछली स्थिति पर मुक्का मारा। वह आलीशान पोशाक पहने हुए था और उसकी सभी अंगुलियों में स्टार ट्रेजर रिंग्स थीं। यहाँ तक कि बेल्ट भी एक स्टार ट्रेजर थी, और वेरियन ने अनुमान लगाया कि यह कम से कम लेवल 2 की होनी चाहिए। सबसे ज्यादा परेशानी वाली बात यह थी कि वह लेवल 3 का था। किशोर ने घृणा से उनकी ओर देखा। क्या आपको लगता है कि जब कोई आम आदमी मेरा अपमान करता है तो मुझे अपना अभिमान त्याग देना चाहिए? उसकी मृत्यु एक उदाहरण के रूप में काम करेगी। वेरियन को उस किशोर से बहुत दबाव महसूस हुआ और उसने दांत पीस लिए। एक अहंकारी चेहरे और अभिमानी नज़र के साथ वह उन पर मुस्कुराया। उसके हृदय के स्थान से एक नीली रोशनी चमकी और उसके पूरे शरीर को लपेट लिया। तो वह एक मॉर्फर है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह सुनने में सक्षम था। वेरियन ने निष्कर्ष निकाला। मॉर्फर पार्क डाइवर्जेंट ग्रुप या एवेन्यू से संबंधित थे। वे जागृति लाने वाले लोग थे जो अपने मार्ग के आधार पर पौधों या जानवरों में बदल जाते थे। परिवर्तन केवल स्तर 4 से शुरू हुआ। स्तर 1 से स्तर 3 तक मॉर्फर्स उस इकाई से शक्ति प्राप्त करते थे जिसमें वे रूपांतरित होते थे। स्तर 1-3 के दौरान प्रत्येक स्टेट में कितनी वृद्धि होगी यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे किस इकाई में रूपांतरित होंगे। सामान्यतः सभी मार्गों की तरह किसी भी इकाई के कुछ फायदे और कुछ नुकसान होंगे। यदि वे जिस इकाई को बदलने जा रहे थे वह एक टाइटन था जिसमें उच्च आक्रमण और रक्षा थी लेकिन कम गति थी, तो उनके आंकड़े उसी पैटर्न का पालन करेंगे। इसलिए लेवल 1-3 में उन्हें अधिक आक्रमण और रक्षा आंकड़े मिलेंगे, लेकिन गति कम होगी।
केवल कुछ ही मॉर्फस ऐसे थे जो इस नियम को तोड़ते हुए पागलपन की हद तक मजबूत थे। वेरियन को सहज ही पता था कि वह एक बहुत ही ताकतवर दुश्मन का सामना कर रहा है। वे वाकई बहुत बदकिस्मत थे। काइल ने अपने हाथ ऊपर उठाए और कहा, मैं विज्ञान का उम्मीदवार हूँ और मैं इस साल शीर्ष 10 में शामिल होऊंगा। स्नातक होने के बाद मैं आपके लिए 5 साल तक काम करूंगा। क्या आप इसे छोड़ देंगे? शोधकर्ता किसी भी बड़ी शक्ति के लिए मूल्यवान संपत्ति थे। काइल को उम्मीद थी कि वह इस स्थिति को बचाने के लिए इसका लाभ उठाएगा, भले ही यह उसके लिए अनुचित था। ये शुरू से ही उसकी गलती थी, अन्यथा वह वेरियन को भी खतरे में डाल रहा होता। भले ही सेना छात्रों के बीच हत्या को प्रोत्साहित नहीं करती, लेकिन यह इन शीर्ष कुलीनों को नहीं रोक पाएगी, खासकर तब जब यह अभी भी एक प्रवेश द्वार था। भले ही वेरियन लड़ने के लिए तैयार था, लेकिन वह जानता था कि वेरियन अपनी मौजूदा ताकत के साथ लेवल 3 के खिलाफ नहीं जीत पाएगा। लेवल 1 ट्रैश, क्या आपको लगता है कि आप मेरे साथ सौदा कर सकते हैं? जेंडर परिवार के युवा मास्टर। जेंडर 3 प्रमुख परिवारों में से एक, 2 बड़े परिवारों का हिस्सा। हम बर्बाद हो गए। वेरियन ने दांत पीसते हुए आगे कदम बढ़ाया। वह असली अपराधी को जानता था। यह न तो युवा मास्टर था और न ही काइल। भाड़ में जाए सिस्टम, उसने दिल की गहराइयों से कोसा। चलो लड़ते हैं। वेरियन ने अपने प्रतिद्वंद्वी, जो लेवल 3 था, की ओर देखा। उसे प्रवेश द्वार पार करना होगा। पूर्वापेक्षा, जीवित रहना। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास, दिव्यपथ प्रणाली, एकमात्र रास्ता। अध्याय 22, एकमात्र रास्ता। लेवल 1 ट्रैश, चूंकि तुमने मेरे काम में दखल दिया है, इसलिए तुम भी मर जाओगे। जान लो कि मेरे अधीन मरते हुए, नार्सिस जेंडर, तुम्हारी मौत पर ईर्ष्या होगी। नार्सिस ने अपना हाथ हिलाया और वेरियन को पहला शॉट लेने का संकेत दिया। उसने लड़ाई को एक पूर्व निर्धारित निष्कर्ष के रूप में माना। वेरियन ने काइल की तरफ देखा। काइल ने गंभीर चेहरे के साथ सिर हिलाया। वह समझ गया कि वेरियन उसे अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए कह रहा था। वे मर सकते हैं, लेकिन उन्हें सीधी रीढ़ के साथ मरना चाहिए। इसलिए काइल ने अपनी आभा को नीली तलवार में बदल दिया और आक्रामक रुख अपना लिया। गहरी सांस लेते हुए वह चिल्लाया, गे। एक मजबूत बल ने उसे खींचा और काइल को लगा कि उसकी आंखें घूम रही हैं। जैसे ही धूल उड़ी, उसने नार्सिस की आकृति को दूर से कम होते देखा। फिर उसे एहसास हुआ, वेरियन ने उसे पकड़ लिया और शहर की ओर भाग गया। मैंने सोचा था कि हम लड़ेंगे, उसने कमजोरी से कहा। तुम पागल हो। लेवल 3 की लड़ाई नरक का टिकट है, वेरियन ने टूटी हुई आवाज में जवाब दिया। काइल ने अपनी तलवार रिंग में खींची और दूर से नार्सिस की आकृति को देखा। वे शहर के करीब पहुंच चुके थे और शहर की दीवारों से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर थे। वह आदमी हमारा पीछा नहीं कर रहा है। शायद उसे एहसास हो गया है कि शहर के पास लड़ाई बहुत ज्यादा ध्यान आकर्षित करेगी। काइल ने अपने तनाव भरे दिल को शांत करते हुए कहा। उसने पलक झपकाए और देखा कि नार्सिस गायब हो गया। मुझे डर है। बूम! वेरियन ने काइल को आगे फेंक दिया और एक तरफ कूद गया। टक्कर के कारण चारों तरफ छोटे छोटे पत्थर उछले और इस प्रक्रिया में वेरियन और काइल घायल हो गए। अच्छा प्रयास, लेकिन एकमात्र व्यक्ति जिससे मैं लड़ना नहीं चाहता, वह है एबिस लॉर्ड। यहाँ तक कि एबिस कमांडर भी लेवल 3 का है। उसका सिर मेरा मानद छात्र टिकट है। नार्सिस जेंडर ने उठती धूल से बाहर निकलकर कृपालु मुस्कान के साथ उनकी ओर देखा। वेरियन ने दांत पीसते हुए शहर के गेट की ओर देखा। गार्ड्स को हो हल्ला सुनकर सतर्क हो गए और उनमें से 6 लोग उस स्थान पर पहुंचे। एबिसल्स ने लाल रंग का बॉडी आर्मर पहना था, जो उनकी ग्रे त्वचा से बिल्कुल अलग था। उन सभी की ठुड्डी पर 2 टैटू के निशान थे जो उनके स्तर को दर्शाते थे, लेवल 2, जिन्हें एबिस नाइट्स का खिताब दिया गया था। वेरियन दौड़कर काइल के पास गया और उसे उठा लिया। एबिसल्स को नार्सिस के हवाले करके वह शहर की दीवारों की ओर भागा। जैसे जैसे वह करीब जाता गया, शहर की दीवारें और भी शानदार लगने लगी। वहां कम से कम कुछ 100 एबिसल नाइट्स नजर आ रहे थे। एक भयानक लेवल 3 अवेकनर द्वारा पीछा किए जाने के बावजूद वेरियन ने कभी भी इसमें प्रवेश करने के बारे में नहीं सोचा। यह आत्महत्या होगी। उन्हें उम्मीद थी कि एबिसल्स नाइट्स कम से कम नार्सिस को तब तक रोक सकेंगे जब तक कि वह कोई रास्ता न खोज ले। उनके आगमन ने शहर की दीवारों की रखवाली कर रहे एबिसल नाइट्स का ध्यान आकर्षित किया, जैसा कि इरादा था। एबिसल नाइट्स की एक टुकड़ी उनकी ओर दौड़ी। वेरियन को एबिसल नाइट्स की चिंता नहीं थी, उसे एक राक्षस की चिंता थी। उसने पीछे देखा और महसूस किया कि उसका दिल रुक गया है।
5 अगाध शूरवीरों के सिर जमीन पर लुढ़क गए और छठा भी बस उनके साथ शामिल हो गया। राक्षस, वेरियन ने दांत पीसते हुए आगे देखा। मैं ब्याज सहित पैसे लौटा दूंगा, लेकिन अब मुझे जीवित रहना है। दिलचस्प है, तुम अपनी किस्मत से हार नहीं मान रही हो। नार्सिस की परेशान करने वाली आवाज पीछे से सुनाई दी। वेरियन को पता था कि नार्सिस उनसे सिर्फ कुछ दर्जन फीट की दूरी पर है, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपनी पूरी ताकत से भागा। शक्ति के अंतर के बावजूद वह इतनी जल्दी पकड़ा नहीं जा सकता था, लेकिन चूंकि वह काइल को पकड़े हुए था, इसलिए उसने अपनी गति धीमी कर दी। सामरिक रूप से यह एक मूर्खतापूर्ण निर्णय था। हालांकि वेरियन को अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं था। वह पहले ही एक बार बचाव करने में विफल हो चुका था। वह फिर से विफल नहीं होना चाहता था। मानव, मर जाओ। 10 एबिसल शूरवीरों का दस्ता अभी अभी दूरी कम करके उनके हमले की सीमा में आया था। हाँ, एक ही वार से तुम्हें मारना बहुत बोरिंग है। ठीक है, मैं तुम्हें उम्मीद दूंगा, फिर निराशा दूंगा। नार्सिस ने आगे कदम नहीं बढ़ाया और निकट आ रहे एबिसल नाइट्स पर नजर डाली। मुझसे बचने की तुम्हारी एकमात्र उम्मीद शहर के पास जाना है, लेकिन उसके पास जाने का मतलब है कि एबिसल्स तुम्हें मार देंगे। तुम क्या करोगे, लेवल 1 के आम आदमी? मैं इतनी कृपा करूंगा कि तुम्हारी मौत की जगह चुनूं, यहाँ या शहर के द्वार। काइल उसकी पकड़ से छूट गया और बोला, पहले मुझे मार दो। उसने पीठ पर हाथ रखकर संकेत किया, जाओ। वेरियन को लगा कि वह काइल के सिर पर लात मार दे। बेशक काइल एक लेवल 1 स्पेस अवेक न था, और उसे कम टेलीपोर्टेशन के माध्यम से चकमा देने में एक प्राकृतिक लाभ था। लेकिन लेवल 3 मॉर्फर, खास तौर पर नार्सिस जैसे मॉर्फर की इंद्रियां बहुत तेज होती हैं। भले ही काइल टेलीपोर्ट करने और पहले हमले से बचने में कामयाब हो गया हो, लेकिन उसकी कम प्रतिक्रिया गति के कारण वह फिर से टेलीपोर्ट करने से पहले नार्सिस द्वारा हमला कर दिया गया था। अगर वह लगातार चकमा देने में कामयाब भी हो जाता, तो भी अंततः उसकी आभा खत्म हो जाती। लेवल 1 के भंडार लेवल 3 के भंडार से अतुलनीय थे। मैं एबिसल्स द्वारा मारा जाना पसंद करूंगा। वेरियन ने एक बार फिर काइल को पकड़ लिया और इस बार उसे मुक्त नहीं होने दिया। हाँ, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। सम्मान पाओ। नार्सिस जोर से हंसा और अपनी तलवार लहराई। एक तेज रोशनी चमकी और एक तेज आभा हवा में फैल गई, जिसने एबिस नाइट को 2 टुकड़ों में विभाजित कर दिया। शेष बचे एबिस शूरवीरों ने तनाव बढ़ा लिया और नार्सिस से मुकाबला करने के लिए एक संरचना बना ली। वेरियन शहर के द्वार की ओर भागा और उसका दिमाग कोई हल निकालने की कोशिश कर रहा था। कोई भी हल। वह जानता था कि नार्सिस को एबिसल नाइट्स द्वारा नहीं रोका जा सकेगा। एबिसल नाइट्स के साथ उसे रोकने का एकमात्र मौका शहर के गेट के पास कम से कम 50 को आकर्षित करना और उन्हें नार्सिस पर हमला करने देना है। यहाँ तक कि लेवल 3 के लोग भी थक जाएंगे। लेकिन यह महज एक कल्पना होगी। नार्सिस घमंडी था, लेकिन मूर्ख नहीं। ऐसी स्थिति में वह वेरियन और काइल को मार देगा और बिना लड़े भाग जाएगा। स्विश, स्विश, स्विश। पीछे से तलवार से मांस काटने की आवाजें गूंज रही थीं। कोई रास्ता नहीं है। वेरियन पहले ही शहर की दीवारों के सामने पहुंच चुका था। वह सड़क के अंत में था। 30 अथाह शूरवीर उसकी ओर दौड़े। स्विश। नार्सिस ने अंतिम एबिसल नाइट को मार डाला और उस पर टूट पड़ा। वेरियन ने काइल की ओर देखा और कहा, केवल एक ही रास्ता है। काइल ने सख्ती से कहा, इससे हमेशा बड़ी समस्याएं पैदा होती हैं। हाँ, ट्रैशर्स, मैं तुम्हें मौत दूंगा। मानवों, हम तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। नार्सिस और एबिसल्स की आवाज़ें सुनकर काइल की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वह समझ गया कि वे किस स्थिति में थे। ठीक है, उसने सिर हिलाया और वेरियन का कंधा पकड़ लिया। उसी समय नार्सिस की तलवारें और एबिसल नाइट्स के भाले पलक झपकते ही उनके पास आ पहुंचे। बूम! जमीन 5 मीटर तक फट गई और भाले जमीन में घुस गए और गहरे धंस गए। हवा में धूल भर गई, जिससे दृष्टि धुंधली हो गई। नार्सिस ने अपनी तलवार 2 बार घुमाए और एक तेज हवा ने धूल उड़ा दी। वह कूड़े की लाशों को देखकर हंसना चाहता था, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। काइल और वेरियन का कोई पता नहीं था। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास दिव्य पथ प्रणाली। एक अजीब जगह। अध्याय 23। एक अजीब जगह। वेरियन ने आने वाले हमलों को देखा और काइल से आग्रह किया, करो इसे। काइल ने वेरियन के कंधे को पकड़ लिया और एक नीली रोशनी चमक उठी। वेरियन को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह दुनिया से बाहर खींच लिया गया हो, जैसे उसे किसी अंधेरे स्थान में खींच लिया गया हो, और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, वह एक मेज पर जा गिरा।
अंतरिक्ष पथ स्तर 0, 10/30। क्या यह इसलिए था क्योंकि मैंने सीधे टेलीपोर्टेशन का अनुभव किया था? वेरियन ने सोचा, लेकिन चारों ओर देखते हुए उसे एहसास हुआ कि उसके पास समय नहीं था। उसकी घबराहट बढ़ गई और वह फुसफुसाया, हम मर चुके हैं। काइल थोड़ा धीमा था, लेकिन उसे भी एहसास हो गया कि वे एक सराय में थे। टेलीपोर्टेशन पर वे एक मेज पर उतरे और उन्हें एबिस नाइट्स ने घेर लिया। वेरियन को श्राप देने की इच्छा हुई। काइल ने उन्हें शहर में और एबिस नाइट्स के बीच में टेलीपोर्ट कर दिया। मानव, मर जाओ। पलक झपकते ही उन पर भाले, तलवारें, कुल्हाड़ियां फेंकी गईं। हमले हर तरफ से हो रहे थे और उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। जब तक कि काइल, पुनः टेलीपोर्ट करो। क्या होगा अगर मैं तुम्हें दीवार के बीच में भेज दूं? मैं अभी इसे नियंत्रित नहीं कर सकता, काइल ने रोते हुए कहा। वेरियन ने उसे घूरकर देखा और कहा, करो। काइल ने सिर हिलाया और वेरियन को पकड़ लिया। एक नीली रोशनी चमकी और वेरियन को एक बार फिर ऐसा लगा कि वह एक अंधेरे में खो गया है। इससे पहले कि वह कुछ सोच पाता, उसने खुद को एक पहाड़ी के नीचे पाया। पहाड़ी की चोटी पर स्थित महल को देखकर वेरियन का सिर घूमने लगा। क्या बकवास है, हम भेड़ियों से बागों तक पहुंच गए। उन्हें पकड़ें, यातना। वेरियन और काइल ने दूर से चिल्लाने की आवाज सुनी। गश्त कर रहे एबिसल शूरवीरों ने उन्हें पहाड़ी के नीचे देखा और उन पर हमला कर दिया। चूंकि एबिस लॉर्ड का महल पहाड़ी पर था, इसलिए पहाड़ी पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी। कम से कम 50 एबिसल नाइट गश्त कर रहे थे। वेरियन ने काइल की तरफ देखा जिसने अपना चेहरा उसकी गर्दन में छिपा लिया था। यही कारण था कि वह पहले मामले में टेलीपोर्ट नहीं करना चाहता था। वह स्थान को नियंत्रित नहीं कर सकता था और अक्सर खुद को खतरनाक स्थानों पर टेलीपोर्ट कर लेता था। वेरियन को लगा कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। वे नार्सिस से मौत से बचकर भाग निकले, लेकिन आखिरकार वे शराबखाने में पहुंच गए और अब उन्हें पहाड़ी के नीचे इन एबिसल्स का सामना करना पड़ेगा। वे शहर के बीचों बीच थे। उनके पास उनसे आगे निकलने का कोई मौका नहीं था। क्या यही है? वेरियन ने चारों ओर देखा और लाल पहाड़ी के अलावा कुछ नहीं देखा। उसकी दुर्दशा के लिए पहाड़ी से नीचे के रास्ते से और भी अधिक एबिसल नाइट्स नीचे आ रहे थे। उस पल में अंतरिक्ष पथ स्तर 0, 20/30। सिस्टम ने संकेत दिया। वेरियन स्पेस पाथ में जागने के करीब था। अगर वह 50 एबिसल नाइट से 200 मीटर दूर न होता तो वह बहुत खुश होता। लेकिन अब हम केवल एक ही काम कर सकते हैं। वह काइल की ओर मुड़ा और बोला, चूंकि हम लड़ेंगे तो मर जाएंगे, इसलिए एक आखिरी कोशिश करो। टेलीपोर्ट करो। काइल ने वेरियन की ओर देखा और फिर एबिसल्स नाइट्स की ओर, जिन्होंने दूरी को 100 मीटर तक सीमित कर दिया। कुछ एबिसल्स ने उन पर अपने भाले तान दिए और गोली चलाने वाले थे। डेमन एबिस में बॉडी पाथ में माहिर एबिसल्स थे। अगर यह हॉलो एबिस में होता तो उन्हें स्पेस अवेकना एबिसल्स का सामना करना पड़ता। वे अब तक मर चुके होते। जैसा कि वेरियन कहते हैं, जब तक आप हार नहीं मान लेते तब तक सब कुछ खत्म नहीं होता। काइल ने दांत पीसते हुए वेरियन को छुआ। उन्होंने अपनी आभा का संचार किया और भाले खाली हवा में से गुजरे और अथाह सागर के लोग एक क्षण के लिए स्तब्ध खड़े रह गए। तभी प्रमुख एबिसल नाइट चिल्लाया, हर जगह खोजो। विशेष क्षेत्र को भी सूचित करो कि वह जांच के लिए एक नाइट भेजे। हो सकता है कि वे टेलीपोर्ट होकर अंदर आ गए हों। अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। उफ! वेरियन ने अपनी आंखें खोली और खुद को जमीन पर पड़ा पाया। टेलीपोर्टेशन के लगातार इस्तेमाल से काइल बेहोश हो गया। डाकरूम में और कोई नहीं था। वह कुछ ही मिनटों में जाग जाएगा। तब तक हमें चलना बंद कर देना चाहिए। वेरियन खड़ा हुआ, अंधेरे परिवेश का निरीक्षण किया और महसूस किया कि वे एक कमरे में थे। कमरे की दीवारें मनुष्यों को मारते हुए एबिसल्स के चित्रों से भरी हुई थीं। क्लिक! उसने किसी चीज पर पैर रखा और उसे टूटता हुआ महसूस किया। उसकी नसें तनावग्रस्त हो गईं और उसने पलक झपकते ही अपने दस्ताने पहन लिए। कुछ सेकंड प्रतीक्षा करने के बाद उसने अपनी दृष्टि जमीन पर केंद्रित की और पाया कि क्या टूटा है। एक खोपड़ी। मानव खोपड़ी। वेरियन फुसफुसाया। लेकिन अधिक महत्वपूर्ण मुद्दा ये था कि हम कहाँ हैं। वहाँ काली टाइलों से बना एक विशाल गलियारा था। एडमेंटाइन। उसने धातु को पहचाना। ये उड़ाव लोग। उसने शाप दिया। एडमेंटाइन रक्षा के लिए शीर्ष मिश्र धातुओं में से एक था। ये लेवल 6 अवेकने के हमलों का भी सामना कर सकता था, इसलिए ये बहुत महंगा था। वेरियन ने अपनी सुनने की शक्ति पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन उसे आसपास कुछ भी सुनाई नहीं दिया। हम अस्थायी रूप से सुरक्षित हैं। उसने राहत की सांस ली। उसी समय सिस्टम ने संकेत दिया।
अंतरिक्ष पथ स्तर 1 O1O0। अपने दूसरे दिव्य पथ पर जागृति के लिए बधाई। वेरियन ने अपनी सांस रोक ली और महसूस किया कि उसके दिमाग में आभा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अंदर चला गया है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और महसूस किया कि उसके अंदर कुछ बदलाव हो रहा है। आभा ने उनके शरीर में प्रवेश किया और उसका एक हिस्सा ची में बदल गया और उनके शरीर पथ को सहारा दिया। एक और हिस्सा, भले ही छोटा था, किसी और चीज में बदल गया। वेरियन ने उसमें से कुछ निकाला और अपने शरीर में नई चीज को प्रवाहित किया। उसे अपने आसपास के अंतरिक्ष से जुड़ाव महसूस हुआ। तो यह अंतरिक्ष शक्ति है। वेरियन को आभा व्युत्पन्नों में से एक का नाम याद आया। उसके शरीर में प्रवेश करने पर आभाची और अंतरिक्ष शक्ति में बदल गई। वह महसूस कर सकता था कि अंतरिक्ष शक्ति उसके और अंतरिक्ष के बीच एक कनेक्शन के रूप में काम कर रही है। अंतरिक्ष पथ स्तर 1 O1O0। अंतरिक्ष बंधन, प्रत्यक्ष संपर्क के माध्यम से अंतरिक्ष को ठोस बनाना। लघु टेलीपोर्टेशन, छोटी दूरी तक टेलीपोर्ट करें। वेरियन ने विवरण पढ़ा और अपनी नई शक्तियों का परीक्षण करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने बाएं हाथ में गॉन्टलेट पहन लिया। उन्होंने अंतरिक्ष शक्ति को अपने दाहिने हाथ पर केंद्रित कर लिया। उसने अपने दाहिने हाथ के आसपास कुछ बदलाव महसूस किया। ऐसा लगा जैसे उसका हाथ किसी चिपचिपे तरल पदार्थ में था। उसे हिलने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़ा। स्विश, उसने अपने बाएं हाथ से उसके दाहिने हाथ पर हल्के से मुक्का मारा। क्रर, वेरियन को एक असामान्य प्रतिरोध महसूस हुआ जब उसकी मुट्ठी उसके हाथ पर मुक्का मारने वाली थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह पानी में मुक्का मार रहा था, लेकिन पानी बहुत चिपचिपा था। क्लिक करें। उसकी मुट्ठी उसके हाथ से टकराए और नुकसान सहनीय सीमा के भीतर था। उसकी मूल शक्ति के साथ कम से कम एक छोटा फ्रैक्चर तो होना ही चाहिए था। आशा के अनुसार वेरियन ने अपना गॉन्टलेट हटाया और अपने दाहिने हाथ को छुआ। उसे ऐसा लगा जैसे उसके हाथ के चारों ओर अदृश्य धातु की एक परत थी, जो उसे आगे बढ़ने से रोक रही थी। उन्होंने इस अदृश्य बाधा को पार किया और अंततः उसका हाथ छू लिया। इसलिए अपने हाथ को स्पेस बाइंडिंग से बांधने से उसके आसपास की जगह मजबूत हो जाती है और सुरक्षा मिलती है। इसका मतलब है कि मैं शरीर के किसी भी हिस्से को सुरक्षा की एक परत दे सकता हूँ। उन्होंने इस कौशल के फायदे समझ लिए, फिर इसके नुकसान भी सामने आए। लेकिन जब मैं अंतरिक्ष में बांधता हूँ तो मैं अपना हाथ स्वतंत्र रूप से नहीं हिला सकता। लेकिन मैंने युद्धों में जितने भी अंतरिक्ष जागृतिकर्ताओं को देखा है, वे स्वतंत्र रूप से चलते हैं। इसलिए यह एक ऐसी समस्या होनी चाहिए जो मेरे आगे बढ़ने पर हल हो जाएगी। उन्होंने निष्कर्ष निकाला, क्या होगा यदि मैं इसका प्रयोग अन्य वस्तुओं पर करूं? उसने अपनी अंतरिक्ष शक्ति को अपने बाएं हाथ में पहने दस्ताने पर केंद्रित किया। वेरियन ने गॉन्टलेट को छूने की कोशिश की और उसे भी यही अनुभव हुआ। गॉन्टलेट के चारों ओर की जगह जम गई, जिससे वह आसानी से उस तक नहीं पहुंच पाया। तुम क्या कर रहे हो? काइल की आवाज पीछे से आई, जिसने उसे झकझोरकर उसके विचारों से बाहर निकाल दिया। वेरियन ने हाथ हिलाते हुए कहा, यह सिर्फ एक प्रयोग है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। वह नहीं चाहता था कि काइल को पता चले, क्योंकि यह उसकी अपनी भलाई थी। वेरियन को नहीं लगता था कि काइल उसका राज किसी को बता देगा, लेकिन राज को छिपाकर रखना ही बेहतर होता है। शायद अगर मैं एक दिन मजबूत हो जाऊं, वेरियन ने सोचा। हम कहाँ हैं मुझे नहीं पता, लेकिन कहीं स्थायी रूप से सुरक्षित जगह पर। अब जब तुम जाग गए हो तो चलो कोई रास्ता निकालते हैं, वेरियन ने आग्रह किया। काइल को ले जाने का साहस न करने का एकमात्र कारण ये था कि यदि उनका सामना एबिसल से हो जाता तो बेहोश काइल के लिए प्राणघातक खतरा उत्पन्न हो जाता। अच्छा, काइल ने सिर हिलाया और वे चुपके से कमरे से बाहर निकल गए। वेरियन और काइल गलियारे में चुपके से चल रहे थे। दीवारों पर भित्ति चित्र अंकित थे। दोस्तों को आश्चर्य और भय हुआ कि ये भित्ति चित्र पलक झपकते ही मानवता के इतिहास का चित्रण थे। गलियारे में विचलन, हॉल और प्रयोगशालाएं थीं। रूढ़िवादी अनुमान के बावजूद वेरियन ने कम से कम 200 कंकाल गिने। काइल ने और 300 गिने। बिंदुओं को जोड़ते हुए वेरियन एक निष्कर्ष पर पहुंचे, हम पहाड़ी के अंदर हैं। यह एक तरह की गुप्त सुविधा है। क्या ये सिर्फ शोध के लिए है? वे जानबूझकर चुपचाप चलते रहे। वे कई खाली कमरों से गुजरे जब तक कि वेरियन को हल्का सा कंपन महसूस नहीं हुआ। तब भागो। इस तथ्य के बावजूद कि वह इस संरचना में एबिसल्स को सतर्क कर सकता है, वेरियन चिल्लाया। काइल और वेरियन गलियारे से नीचे की ओर दौड़े, बाहरी दुनिया, शहर तक पहुंचने का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। बूम, छत गिरने लगी और दोनों को मलबे से बचकर निकलना पड़ा।
बूम। वेरियन को शोर को छानने के लिए अपनी सुनने की शक्ति पर पूरा ध्यान देना पड़ा। वह बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा था। वहां उसने इशारा किया और बाईं ओर भाग गया। उसने हवा का प्रवाह सुना। बाएं और फिर दाएं मुड़ते हुए वेरियन को एक निकास दिखाई दिया। यह एक छोटा सा निकास था और बाहर का रास्ता पहाड़ी के नीचे था। बूम। उनके पास समय नहीं था, वह ये जानता था, लेकिन कम से कम वे ये कर सकते थे। मानव सबसे खराब समय पर वेरियन ने एक गंभीर रूप से घायल एबिसल नाइट को अपनी ओर दौड़ते हुए देखा। उसकी गति वेरियन से अधिक थी और वह उनमें से किसी के भी बाहर निकलने से पहले ही उसे पकड़ लेगा। इसका मतलब था कि वे दोनों यहाँ फंस जाएंगे। वेरियन ने काइल की ओर देखा और चिल्लाया, जाओ, मैं जल्द ही आऊंगा। पीछे देखे बिना उसने कहा, अगर तुम यहीं रहोगी तो बोझ बन जाओगी। अब निकल जाओ। काइल ने वेरियन को एबिसल की ओर भागते हुए देखा और बुदबुदाया, मैं एक दिन तुम्हें बचा लूंगा। वह बाहर निकलने के लिए दौड़ा और गिरते मलबे के बीच से कूद गया। वेरियन ने काइल को बाहर जाते देखा और राहत की सांस ली। बूम। मलबा पूरी तरह से निकास मार्ग को ढक चुका था। चूंकि यह एडमेंटाइन से बना था, इसलिए वेरियन के पास बहुत समय खर्च किए बिना इसे साफ करने का कोई मौका नहीं था। धक तेरी की, शायद कोई दूसरा रास्ता भी हो। उसने एबिसल के पार देखा और हरे खून के निशान देखे। मैं उसके रास्ते पर चल सकता हूँ, उसने फैसला किया और एबिसल के हमले को चकमा दिया। वह हरे खून के निशान का पीछा करता रहा। एबिसल नाइट ने वेरियन का पीछा किया, लेकिन उसकी चोटें उस पर हावी होती रहीं और कुछ ही मिनटों में वेरियन ने उसे नीचे गिरा दिया। बूम। रास्ते में वह गिरते हुए मलबे के बीच से गुजरा और बड़ी मुश्किल से खून के निशान का अंत ढूंढ पाया। सटीक रूप से कहे तो उस स्थान को ढूंढ पाया जहां एबिसल शूरवीर घायल हुआ था। उसने हरे रक्त से रंगा हुआ एडेमेंटाइन का एक बड़ा टुकड़ा देखा। वह क्यों नहीं बच पाया? वेरियन उस बड़े कठोर ब्लॉक से होकर गुजरा और अंदर झांका। हिस। वेरियन ने एक विशाल कमरा देखा जो आभा क्रिस्टल से भरा हुआ था। कमरे के केंद्र में एक वेदी थी। इसकी रखवाली 10 एबिसल नाइट्स कर रहे थे। वे वेदिका और आभा क्रिस्टल की पूरी तरह से रक्षा कर रहे थे। वे क्या बचा रहे हैं? नहीं, मेरा निकास कहाँ है? वेरियन ने बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह मुश्किल में है। अथाह सागर ने उससे आंखें मिला लीं। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास दिव्य पथ प्रणाली। लड़ो। अध्याय 24। लड़ाई। वेरियन की नसें तनावग्रस्त हो गईं और वह लड़ने की मुद्रा में आ गया, लेकिन उसने महसूस किया कि एबिसल के शूरवीर आगे नहीं बढ़ रहे थे। सावधानी से उसने अपनी परिधीय दृष्टि से कमरे का निरीक्षण किया। ये सुविधा के किसी भी कमरे से बड़ा था। रसातल के शूरवीरों ने उस विचित्र वेदी को घेर लिया तथा उसे मलबे से नष्ट होने से बचाया। बूम बूम। एबिसल नाइट्स ने अपने हथियार लहराए और छत से गिरते हुए अदम्य ब्लॉकों को दूर धकेल दिया। लेवल 2 अवेकने के पास चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े तोड़ने की शक्ति थी। एडमेंटाइन कोई चट्टान नहीं थी, यह एक बेहतरीन रक्षा सामग्री थी, इसलिए उन्हें इसे दूर धकेलने के लिए भी बहुत ताकत लगानी पड़ी। वे वेदी की रक्षा कर रहे हैं। बूम बूम। 3 एबिसल शूरवीरों ने एडमेंटाइन के ब्लॉकों पर गोली चलाए और आभा क्रिस्टल को सुरक्षित कर लिया। टिंग। एक आभा क्रिस्टल फट गया और वेरियन के पैरों पर गिर गया। वेरियन ने देखा कि यद्यपि एबिसल नाइट्स उसे घूर रहे थे, फिर भी उन्होंने उसकी दिशा में बढ़ने का कोई संकेत नहीं दिखाया। द रीजन। बूम बूम बूम। वे वेदी और आभा क्रिस्टल की रक्षा कर रहे हैं। मौके का फायदा उठाते हुए उसने आभा क्रिस्टल उठाया। यह एक अनियमित आकार का काला क्रिस्टल था। इसके अंदर एक सफेद गैसीय पदार्थ था। वेरियन ने अपना ध्यान केंद्रित किया और क्रिस्टल के अंदर कुछ परिचित सा महसूस किया। आभा। ब्लिंक के बाद धरती पर आभा आई। ये हर जगह मौजूद थी। सभी ग्रहों, सभी चंद्रमाओं और सभी अंतरिक्ष में आभा थी। मानवता ने आभा का उपयोग करना सीखा और दिव्य पथ पर आगे बढ़ी। एक स्तर से दूसरे स्तर पर आगे बढ़ने के लिए 2 आवश्यकताएं थीं। पहला, स्तर की आवश्यकताओं को पूरा करना। उदाहरण के लिए, वेरियन को लेवल 1 स्पेस से लेवल 2 स्पेस तक पहुंचने के लिए उसे अपने मौजूदा कौशल, स्पेस बाइंडिंग और शॉर्ट टेलीपोर्टेशन में महारत हासिल करनी होगी। इससे उसे लेवल 1 में महारत हासिल होगी। साथ ही स्तर 2 तक आगे बढ़ने के लिए उसे आसपास के स्थान को समझने की आवश्यकता होगी। दूसरा है आभा संबंधी आवश्यकताएं। किसी भी दिव्य पथ को आभा की आवश्यकता होती है। उच्च स्तर पर आगे बढ़ने या उसी स्तर पर प्रगति करने के लिए आभा की आवश्यकता होती है,
और यह केवल उच्च स्तर पर ही बढ़ती है। आमतौर पर सभी जागृतिकर्ता वातावरण में आभा का उपयोग करते हैं, लेकिन जब मानवता ने दुर्घटनावश आभा क्रिस्टल की खोज की तो उन्हें एहसास हुआ कि आभा क्रिस्टल से आभा को अवशोषित करना कहीं अधिक प्रभावी था। इससे प्रशिक्षण की गति बढ़ गई और एक जागरूक व्यक्ति कम समय में अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच गया। लेकिन ऑरा क्रिस्टल महंगे हैं, केवल अमीर बच्चे ही रोजमर्रा के अभ्यास के लिए इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। वेरियन ने अंदर ही अंदर आह भरी, लेकिन ऑरा क्रिस्टल के ढेर को देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। चूंकि मुझे नहीं पता कि निकास कहाँ है और ये अथाह ग्रह अपने स्वयं के कर्तव्यों में बंधे हुए हैं, इसलिए इसका सर्वोत्तम उपयोग न करना शर्म की बात होगी। वह दौड़कर पास के ढेर पर गया और मुट्ठी भर आभा क्रिस्टल उठाए। उसने उन्हें अपने स्पेस रिंग में डाल दिया और तब तक जारी रखा जब तक वह भर नहीं गया। उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी, लेकिन वह जल्द ही गायब हो गई। अभिसाल नाइट, जो पहले उसका पीछा कर रहा था, अब वापस आ गया है। उसके घाव कम गंभीर थे, हालांकि वह अभी भी घायल था, लेकिन वह कहीं ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। वेरियन की सहज प्रवृत्ति उस पर चिल्ला रही थी। ये दुश्मन उसके पहले वाले रूप जैसा बिल्कुल नहीं था। एबिसल शूरवीर वेरियन की अपेक्षा से भी अधिक तेजी से उस पर टूट पड़ा। धिक्कार है, वेरियन ने अपनी स्थिति को कोसा। इस बार वह एबिसल नाइट से बच नहीं पाएगा। उसने अपने विकल्पों पर विचार किया। कमरे में जाने के लिए दो रास्ते थे। पहला वह था जिससे वेरियन अंदर आया था, उसे जोड़ने वाला सिर्फ एक संकरा रास्ता था। दूसरा वह स्थान था जहां अधिकांश आभा क्रिस्टल मौजूद थे। एबिसल शूरवीर उस क्षेत्र की रखवाली कर रहे थे। वहां जाना आत्महत्या के समान होगा। बूम बूम बूम, मलबा गिरना जारी रहा। वेरियन छत के गिरते टुकड़ों से बचता रहा, उम्मीद करता रहा कि यह सब एक साथ नहीं गिरेगा, मानो उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहा हो या उनका उपहास कर रहा हो। क्रीक, वेरियन को लगा कि उसके नीचे की जमीन हिल रही है। ये सुविधा एक पहाड़ी के अंदर थी और इसे हिलाने के लिए कोई व्यक्ति या कोई चीज पूरी पहाड़ी को हिला रही थी। मुझे कोई रास्ता निकालना ही होगा। वेरियन ने अपने दांत पीस लिए और एकल एबिसल की ओर दौड़ पड़ा। वेरियन को नहीं पता था कि यह अपने चरम की तुलना में कितना मजबूत था, लेकिन वह निश्चित रूप से अपने चरम पर नहीं था। शहर के बाहर और अंदर लगातार पीछा करने की वजह से उसकी आभा काफी कम हो गई। साथ ही स्पेस पाथ में जागने की वजह से उसके शरीर की आभा भी चली गई। जैसे ही वह एबिसल नाइट की ओर बढ़ा, उसने स्थिति पर नजर डाली। शारीरिक पथ स्तर 1, 5.0 5.5% अधिक मानव। अंतरिक्ष पथ स्तर 1, 0.10 स्पेस बाइंडिंग, कम टेलीपोर्टेशन। ये सही है, मेरे पास 2 शक्तियां हैं। मरो। एबिसल नाइट ने दूरी कम कर दी और वेरियन पर एक मुक्का मारा। संकरे रास्ते पर वेरियन के पास बचने के लिए ज्यादा जगह नहीं थी। खतरनाक लाल आर्मबैंड से ढकी मुट्ठी पलक झपकते ही उसकी छाती पर आ गिरी। वेरियन ने एक तरफ कदम बढ़ाया और बड़ी मुश्किल से हमले को चकमा दिया। शू, मुक्का तेज आवाज के साथ हवा को चीरता हुआ निकला। जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, एबिसल नाइट अपने चरम पर नहीं था, लेकिन फिर भी उसकी वर्तमान ताकत लेवल 1 से काफी अधिक थी, वेरियन को मारने के लिए पर्याप्त। उनकी लाल बाह की पट्टियां एक विशेष सामग्री से बनी थीं और इससे उन्हें अपने दस्ताने की स्पाइक से बचाव मिला। लेकिन यह मेरे लिए एकमात्र रास्ता है। वेरियन ने अपनी स्थिति बदली और मुक्का मारा। उसके दस्ताने के नुकीले कांटे उसके प्रतिद्वंद्वी की गर्दन पर निशाना साध रहे थे। एबिसल ने पलटवार किया। वेरियन ने अपने दांत पीस लिए और आखिरी सेकंड में अपनी मुट्ठी वापस खींच ली। क्लिक करें। इसके बावजूद उसका हाथ कांपने लगा और उसकी हड्डियां लगभग टूट गईं। मैं अपने शरीर के स्तर पर आमने सामने नहीं जा सकता। हालांकि वह हमेशा के लिए चकमा नहीं दे पाएगा। उसके प्रतिद्वंद्वी की गति अधिक थी और संकीर्ण स्थान के कारण वेरियन की चपलता सीमित थी। उसे सीधे तौर पर लड़ना पड़ा। आखिर कैसे? एबिसल ने आगे बढ़कर उनके बीच की दूरी को कम कर दिया। वेरियन पीछे हट ही पाया था कि तभी एक और मुक्का उसकी छाती पर लगा। मुझे कोशिश करनी होगी। उसने पूरी ताकत से मुक्का मारा और एबिसल नाइट की मुट्ठी से टकराया। एबिसल नाइट मुस्कुराया। उसे पता था कि वह जीत गया है। भले ही वह अपने चरम पर न हो, फिर भी उसका मुक्का वेरियन की बाह की हर हड्डी तोड़ देगा, और इसका मतलब सिर्फ एक ही चीज थी, मौत। वेरियन भी मुस्कुराया। उनकी मुट्ठियों के आपस में टकराने से ठीक पहले वेरियन ने अपनी अंतरिक्ष शक्ति का प्रयोग किया और अपने गॉन्टलेट के चारों ओर के स्थान को ठोस बना दिया। एबिसल की मुट्ठी को भारी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा,
लेकिन अपनी तीव्र गति के कारण वह ठोस स्थान से गुजर गई और वेरियन के गॉन्टलेट से टकरा गई। चिप को रास्ते में ध्वनि की टकराहट गूंज उठी, जिससे कमरे में उपस्थित एबिसल नाइट्स भी चौंक गए। स्थान के प्रतिरोध के कारण वेरियन बिना अपना हाथ तोड़े बड़ी मुश्किल से मुक्का झेल पाया। हालांकि उसे अभी भी मुट्ठी से लेकर कंधे तक सुन्न कर देने वाला दर्द महसूस हो रहा था। उसके हाथ से खून टपकने लगा और फर्श लाल हो गया। वेरियन थका हुआ नहीं लग रहा था। वास्तव में वह अंतरिक्ष बंधन को युद्ध में लागू करने में सफल होने से खुश था। और एक और सुखद आश्चर्य, एक्सपी जोड़ 10, बॉडी पाथ लेवल 1, 60/100। उनका शरीर पथ जो 5 दिनों से स्थिर था, अंततः प्रगति दिखा रहा था। भले ही आप एक द्वैत जागृति करता है, अथाह शूरवीर ने अविश्वास में बड़बड़ाया। अभी स्पेस बाइंडिंग का प्रयोग बहुत ही सूक्ष्म था और इसके लिए सही समय की आवश्यकता थी, अन्यथा वेरियन पहले अपने ही मुक्के की गति को धीमा कर देता। वेरियन ने मुक्का मारकर जवाब दिया। बूम बूम क्रैक, छत लगातार गिरती रही, पहाड़ी लगातार हिलती रही। बूम, उसके पीछे से एक अधिक दीवार गिर गई, जिससे वेरियन कमरे में प्रवेश नहीं कर सका। अब बाहर निकलने का केवल एक ही रास्ता था। वेरियन को ज्यादा चिंता नहीं थी। उसे पूरा भरोसा था कि वह लड़ाई जीत लेगा, बशर्ते वह बॉडी पाथ में लेवल 2 तक पहुंच जाए। कुछ भी गलत नहीं हो सकता है ना? और ऐसा हुआ भी। बूम, 3 ब्लॉक उस पर गिरे, जिससे तीनों दिशाएं ढक गईं, सिवाय एबिसल नाइट के कब्जे वाले अग्रिम क्षेत्र के। अगर वह उनसे टकरा जाता तो निस्संदेह उसकी मौत हो जाती। उसके पास ऐसा कदम उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था जिसे युद्ध में घातक माना जाता था। वह कूद पड़ा और अडामेंटाइन को चकमा दे दिया। पकड़ लिया तुम्हें, एबिसल नाइट मुस्कुराया और एक पल में वेरियन के सामने प्रकट हो गया। अभी भी हवा में ही वेरियन के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। वेरियन केवल देख सकता था क्योंकि लाल बाजूबंद में भूरे रंग की मुठ्ठियां बड़ी हो गई थी और उसकी गर्दन तोड़ने वाली थी। दिव्य पथ प्रणाली सौभाग्य, अध्याय 25 सौभाग्य। एबिसल ने जब उसकी गर्दन पर मुक्का मारा तो वेरियन के पास कोई विकल्प नहीं बचा। मरना, जीवन और मृत्यु के उस संक्षिप्त क्षण में वेरियन ने अपनी अंतरिक्ष शक्ति का प्रयोग किया। दरार, एबिसल की मुट्ठी वेरियन के स्थान से होते हुए गायब हो गई और उसके पीछे स्थित एडामेंटाइन ब्लॉक पर जा लगी। खांसी, वेरियन को लगा कि एक पल के लिए सब कुछ काला हो गया और अगले ही पल उसने खुद को एबिसल के पीछे पाया। वह तो बहुत करीब था। वेरियन को अपनी निकट मृत्यु का भय बना हुआ था। अंतरिक्ष पथ स्तर 1, 5100। कम टेलीपोर्टेशन। उन्होंने अंतिम क्षण में कम टेलीपोर्टेशन का उपयोग किया। शुक्र है उन्होंने खुद को बदतर स्थानों पर टेलीपोर्ट नहीं किया। एक लेवल 1 स्पेस अवेकनर टेलीपोर्टेशन में अपने गंतव्य को नियंत्रित नहीं कर सकता था। वे सहज ज्ञान से टेलीपोर्ट करते थे। केवल लेवल 2 से आगे उन्होंने गंतव्य को नियंत्रित किया। एबिसल को उसके गायब होने पर सदमा लगा, लेकिन उसकी श्रेष्ठ इंद्रियों ने उसे बताया कि वेरियन पीछे है। वह एक झटके से पलटा और दरार, वेरियन का मुक्का उसकी छाती पर लगा और वह अंतिम क्षण तक उसका आधा ही रोक सका। अथाह शूरवीर को पीछे धकेल दिया गया और उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके गले में रक्त दौड़ रहा है। ब्लेग, उसने खून की उल्टी की और इसने उसके लाल कवच को हरा रंग दिया। तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। उसने वेरियन को घूरा और मुक्का मार दिया। क्लिक करें। वेरियन ने पीछे नहीं हटते हुए मुक्का मारा। इस बार भी उन्होंने अपने गॉन्टलेट्स पर स्पेस बाइंडिंग का इस्तेमाल किया। बूम, उनके संपर्क बिंदु पर हवा को संपीड़ित किया गया और विस्फोट किया गया, जिससे हवा में आघात तरंगें उत्पन्न हुई। वेरियन को लगा कि उसकी मांसपेशियां फट गई हैं और उसकी त्वचा टूट गई है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसके दोनों हाथ खून से लथपथ हो गए। यदि अंतरिक्ष बंधन ने एबिसल की ताकत को कम नहीं किया होता तो वह अब तक अपंग हो चुका होता। बूम बूम, वेरियन और एबिसल छत के ब्लॉकों से बचते हुए एक दूसरे की चाल पर नजर रख रहे थे। एक्सपी जोड़ 5, बॉडी पाथ लेवल 1, 65। सिस्टम ने संकेत दिया और वेरियन को महसूस हुआ कि उसके शरीर की आभा दूर चली गई। मेरे पास अब ज्यादा आभा नहीं बची है और अगर मैं और अधिक खो देता हूं तो मैं स्तर 2 तक आगे बढ़ने पर भी हार जाऊंगा। बूम बूम, उसे अपनी जागृति के दौरान सिस्टम के संकेत याद आ गए। होस्ट में कोई आभा स्रोत नहीं मिला। सिस्टम, मेरे स्पेस रिंग में आभा क्रिस्टल हैं। उनसे आभा अवशोषित करो, मुझसे नहीं। उसने आग्रह किया। देखा, उसने महसूस किया कि उसके शरीर से आभा का चूषण रुक गया है, लेकिन उसके शरीर में चीख बढ़ती जा रही है।
उसकी सभी शारीरिक विशेषताएं एक एक करके बढ़ती गई और वेरियन को मजबूत होने का एहसास हुआ। शारीरिक पद स्तर 1, 65/100। वह अपने अंतरिक्ष वलय में आभा क्रिस्टलों में कमी महसूस कर सकता था। क्रैक, पूरा परिसर हिल गया और दोनों ने यथाशीघ्र लड़ाई समाप्त करने का निर्णय लिया। बूम बूम, गिरते हुए एडेमेंटाइन ब्लॉकों को चकमा देते हुए वेरियन ने पूरी गति से एबिसल नाइट पर गोली चलाई। एबिसल नाइट ने वेरियन की छाती पर लात मारी। पलक झपकते ही वेरियन एबिसल नाइट के सामने था। जिस क्षण उसकी मुट्ठी ने एबिसल के पैर को छुआ, उसने अंतरिक्ष बंधन का प्रयोग किया और टेलीपोर्ट हो गया। गुह, एबिसल को लगा कि उसके पैर के आसपास की जगह एक पल के लिए जम गई और सख्त हो गई। लेकिन उसने जो जोरदार किक मारी, उसकी टांग जमी हुई जगह को तोड़ते हुए आगे की ओर बढ़ गई। शशिश, लेकिन अचानक आए बाधा के कारण उसकी गति बाधित हो गई और एबिसल ने एक क्षण के लिए अपना संतुलन खो दिया। उसकी अंतःप्रज्ञा उस पर चिल्ला उठी और उसने जल्दी से अपनी गर्दन बचा ली। क्लिक करें। वेरियन ने एबिसल की गर्दन पर मुक्का मारा। उसके गॉन्टलेट पर लगे स्पाइक्स उसकी गर्दन में धंस गए, लेकिन आखिरी समय में अपने गार्ड की वजह से वह उसे भेद नहीं पाया। लानत है, वेरियन ने मन ही मन कोसा। अगर यह 5 मिनट तक चलता रहा तो उसकी आभा खत्म हो जाएगी। सिस्टम, क्या आप मेरी आभा को आभा क्रिस्टल से पुनः भर सकते हैं? नहीं, ये प्रणाली केवल आभा क्रिस्टल लेकर आपको दिव्य पथ पर आगे बढ़ा सकती है। मुझे इसे जल्द ही खत्म करना होगा। उसने एबिसल की आंखों में देखा। वे हत्या के इरादे से भरी हुई थीं। वह सिर्फ कुछ बार ही टेलीपोर्ट कर पाया, उसके बाद उसकी आभा खत्म हो गई। बूम बूम, छत के टुकड़े लगातार गिरते रहे। कुत्ते के बच्चे, रसातल ने शाप दिया और मलबे से बचते हुए उस पर हमला किया। वेरियन ने अपनी हिम्मत बढ़ा ली। एबिसल ने बिना किसी रक्षात्मक मुद्रा के वेरियन पर हमला किया। जब तक वह वेरियन पर हमला कर सकता था, उसने वेरियन के हमले को रोकने की जहमत नहीं उठाई। वेरियन के पास ये सुविधा नहीं थी। एक असुरक्षित हमला और वह समाप्त हो जाता। उसने अपने शरीर में ची को प्रवाहित किया और महसूस किया कि यह उसके घावों को पोषण दे रही है। उस पर झपटने वाले एबिसल को देखकर वेरियन को मारने की आदिम इच्छा महसूस हुई। आह! वह चिल्लाया और आगे बढ़ गया। वेरियन ने अपने गॉन्टलेट के चारों ओर स्थान को ठोस बनाने के लिए उसी विधि का प्रयोग किया, ठीक इससे पहले कि एबिसल की मुट्ठी उसके साथ टकराए। क्रैक, क्लिक करें। वेरियन को लगा कि उसके अंदर कांप रहा है और खून की खांसी आ रही है। वह पसीने और खून से भीग गया और लड़ता रहा। एक्सपी जोड़ 5, बॉडी पाथ लेवल 1, 70/100। कभी कभी वह एबिसल की मुट्ठी या पैर को ठोस बना देता था और उसकी गति को बाधित कर देता था। फिर वह टेलीपोर्ट हो जाता था। हालांकि टेलीपोर्टेशन रैंडम था, लेकिन लेवल 1 का शुरुआती होने के कारण उसे केवल कुछ मीटर की दूरी पर टेलीपोर्ट किया गया था। अपनी बेहतरीन इंद्रियों और शारीरिक इंद्रियों के साथ, एबिसल की टूटी हुई गति के साथ, वह सफलतापूर्वक हमला करने में सक्षम था। क्लिक करें, क्लिक करें, क्लिक करें। एबिसल की चोटें बढ़ती जा रही थीं, लेकिन वह अभी भी खड़ा था। सभी हमलों के बावजूद वेरियन में उसे नीचे गिराने की ताकत नहीं थी। यदि उनकी भूमिकाएं बदल दी जाएं तो वेरियन एक ही हमले में ढेर हो जाएगा। वेरियन को ये पता था और उसने अपनी सुरक्षा नहीं छोड़ी। उसने अपना हमला जारी रखा। जब वह चकमा नहीं दे सका, तो उसने अपने गॉन्टलेट्स को मजबूत किया और एबिसल के हमले को रोक दिया। कुछ ही मिनट बीते थे, लेकिन लड़ाई अपने चरम पर पहुंच रही थी। सिस्टम संकेत भी प्रतीक्षित संख्या के निकट पहुंच गया। जोड़ 5 एक्सपी, जोड़ 5 एक्सपी, जोड़ 5 एक्सपी, अल्पविराम, ... जोड़ 5 एक्सपी। शारीरिक पद स्तर 1, 100/100, 8% महान मानव। वेरियन एबिसल के सामने खड़ा था। उसका मुंह खून से लथपथ था और उसकी बाहें ऐसे लटकी हुई थी जैसे कि वे उसके कंधों से जुड़ी लकड़ी के लट्ठे हों। उसकी कम से कम आधी पसलियां टूट गई थीं, लेकिन सौभाग्य से उसके फेफड़े घायल होने से बच गए। उसके सामने का अथाह सागर और भी ज्यादा मुश्किल में था। उसकी गर्दन पर कई घाव थे और उनमें से कुछ गहरे थे। उसकी छाती की हड्डियां और सभी पसलियां टूट गई थीं। उसके हाथ पूरी तरह से अपंग हो गए थे। उसके सिर से लेकर पैर तक हरा खून बह रहा था और उसके नीचे का फर्श भी खून से सना हुआ था। एबिसल नाइट ने वेरियन को घृणा, प्रशंसा और अफसोस के साथ देखा। अगर एनिग्मा ने आज हमला नहीं किया होता तो मैं कभी नहीं मरता। वेरियन ने ज्यादा विचार नहीं किया और अंतिम प्रहार के लिए अपने आप को सतर्क रखा। उसे लगा कि उसके शरीर में ची एक महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच गई है। गुणात्मक सुधार के लिए उसे एक आखिरी धक्का की जरूरत थी।
भले ही मैं बदकिस्मत हूँ, मैं तुम्हें नीचे ले आऊंगा। रसातल शूरवीर ने खून थूका और उस पर हमला कर दिया। अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए वह वेरियन पर झपटा। उसकी मुठियां वेरियन की छाती पर और घुटने उसकी कमर पर टिके हुए थे। वेरियन को अपने लगभग सूख चुके आभा भंडार का एहसास हुआ और टेलीपोर्ट हो गया। क्लिक। एबिसल ने अदम्य ब्लॉकों को मारा और जमीन पर गिर गया। तुम शर्मनाक हो, जो अंतिम प्रहार से बच गए। काय। एबिसल जमीन पर लेट गया क्योंकि एडेमेंटाइन के प्रभाव से उसकी चोटें और बढ़ गईं। कुछ मीटर दूर वेरियन दिखाई दिया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी क्षण गिर जाएगा। लेकिन वह दांत पीसता हुआ धीरे धीरे कदम दर कदम रसातल की ओर बढ़ता गया। बूम बूम, वह छत के ब्लॉकों को चकमा देकर आगे बढ़ गया। क्रेयाक। पहाड़ी हिलने लगी और लगभग उसका संतुलन बिगड़ गया। लेकिन वह चलते रहे। वह मरते हुए एबिसल के सामने पहुंचा और अपने खून से सने दांतों के बीच से मुस्कुराया। मुझे जो भी नाम देना है दे दो, मैं बस इंपीरियल अकादमी में प्रवेश करना चाहता हूँ। क्लिक। उसका गॉन्टलेट एबिसल की गर्दन में धंस गया, जिससे उसका जीवन समाप्त हो गया। वेरियन को महसूस हुआ कि उसके अंदर कुछ क्लिक हुआ और उसके शरीर में चीख ने अंतिम चरमोत्कर्ष को छू लिया। आप आगे बढ़ गए हैं। बॉडी पाथ लेवल 2, 0/100। आभा क्रिस्टल से आभा को अवशोषित करना। सिस्टम ने घोषणा की और अगले ही पल वेरियन ने महसूस किया कि आभा उसके शरीर में भर गई और ची में बदल गई। बॉडी पाथ लेवल 2, O2O0। 25% अधिक मानव। उसकी ताकत, चपलता और पुनर्जनन सभी में बड़ी उछाल आई। शीर्ष स्तर 1 की तुलना में वह 3 गुना अधिक मजबूत था। अब जाकर उसे एहसास हुआ कि शायद जिस एबिसल नाइट से उसने लड़ाई की थी वह भी लेवल 2 का नौसिखिया था और अपनी चोटों के कारण इस हद तक कमजोर हो गया था कि वेरियन को उसका सामना करने का मौका मिल गया। मैं भाग्यशाली हूँ। वेरियन को अपनी किस्मत पर आभार महसूस हुआ, लेकिन वह सिस्टम को कोसने लगा कि उसने उसे यह अवसर दिया। इससे पहले कि वह अपने पसंदीदा शीर्षकों की वर्षा करता, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसे कुछ महसूस हुआ था। शायद इसलिए कि वह आगे बढ़ गया, सिस्टम ने उसके शरीर को आभा से भर दिया। चोटों के बावजूद वेरियन को अपने अंदर जबरदस्त ताकत महसूस हुई और उसने अपनी खून से सनी मुठियां भींच लीं। हाँ, अब मुझे बस इस जगह से बाहर निकलने की ज़रूरत है। मैं अपनी मौजूदा ताकत से 10 एबिसल नाइट्स को मार सकता हूँ और अकादमी के लिए अर्हता प्राप्त कर सकता हूँ। वेरियन उत्साह में हंसा। क्रेक क्रेक क्रेक, परिसर अनियंत्रित रूप से हिलने लगा और वेरियन ने छत की ओर देखा। छत के छेदों से उसे एक गहरा खोखला रास्ता दिखाई दे रहा था। ये सैकड़ों मीटर तक फैला हुआ था और दूसरी तरफ दानव रसातल का काला आसमान दिख रहा था। मैं पहाड़ी से कम 100 मीटर नीचे हूँ, वेरियन ने निष्कर्ष निकाला। अगले ही पल उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। एक चमकदार सफेद रोशनी चमकी और पागल गति से नीचे उतरी। उसने पहाड़ को ऐसे काटा जैसे वह कागज का टुकड़ा हो। पहाड़ी को 2 टुकड़ों में चीरता हुआ उसकी ओर बढ़ रहा था। लानत है। दिखाओ। उपन्यास बिन उपन्यास दिव्य पथ प्रणाली। बाहर निकलो। अध्याय 26। बाहर निकलो। वेरियन ने अपनी पूरी ताकत लगाई और सफेद रोशनी से दूर कूद गया। बूम, कानफुल्लू ध्वनि के बाद अंधा कर देने वाली धूल उठी और उसने पहाड़ी को घेर लिया। वेरियन जमीन पर गिर पड़ा और तेज धार वाला मलबा उसकी त्वचा में घुस गया। पहले की लड़ाई से हुए घाव और भी बदतर हो गए। आउच, वह दर्द से फुफकार उठा और हिलने की कोशिश करने लगा। जब वह उठने वाला था तो उसका शरीर अकड़ गया। उसके सामने कोई फर्श नहीं था, एक बहुत बड़ी खाई थी। उसने ऊपर और चारों ओर देखा और उस सत्य को महसूस किया जिस पर वह विश्वास नहीं करना चाहता था। उस सफेद रोशनी से पूरी पहाड़ी 2 टुकड़ों में कट गई। क्या तुम सच में ऐसा कर रहे हो? पहाड़ को 2 टुकड़ों में काटना, यहाँ तक कि एडेमेंटाइन को भी पनीर की तरह काटा जाता है। वेरियन सावधानी से खड़ा हुआ और अपने पैरों को देखने लगा। उसे डर था कि उसके नीचे का फर्श ढह जाएगा। बूम बूम, छत के ढहने से होने वाली कठोर ब्लॉकों की आवाज़ें गूंजती रहीं। वेरियन ने तुरंत फैसला किया कि उसे आगे बढ़ना होगा। उसे पहले वाला कमरा याद आया और वह पीछे मुड़ा। उसने धूल के बीच से झांका और आभा क्रिस्टल से भरा कमरा देखा। ये ढहे हुए एडेमेंटाइन ब्लॉकों से भरा हुआ था। वेदी और ज्यादातर आभा क्रिस्टल कुचले हुए थे। प्रभाव के कारण कुछ आभा क्रिस्टल कमरे से बाहर उड़ गए। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। अबिसल नाइट्स कहाँ हैं? वेरियन ने सावधानीपूर्वक मलबे के बीच से गुजरते हुए ढहते हुए एडेमेंटाइन पर नजर रखी।
वह कमरे के प्रवेश द्वार पर पहुंचा और अपने अंतरिक्ष वलय को चारों ओर बिखरे अक्षुवन आभा क्रिस्टलों से भर दिया। प्रवेश करने से पहले उन्होंने अपना कैडेट कम्युनिकेशन कार्ड निकाला और अपने अनुमान की पुष्टि के लिए अंक जांचे। अर्जित 1 मेरिट पॉइंट। ब्लू डिफेंस अकादमी में प्रवेश के लिए 5 मेरिट अंक। गाजियन डिफेंस अकादमी के लिए 6 मेरिट अंक। अल्पविराम डॉट इंपीरियल डिफेंस अकादमी के लिए 10 मेरिट अंक। कैडेट कमांड ने एबिसल को मारने के लिए उसे 1 मेरिट पॉइंट प्रदान किया। तो क्या फर्क पड़ता है अगर एबिसल पहले से ही घायल है? जब तक मैं उसे मार सकता हूँ। वेरियन के चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान चमक उठी जब उसने बड़े कमरे की ओर देखा। अपनी सांस रोककर वेरियन युद्ध के लिए तैयार मुद्रा में प्रवेश द्वार से अंदर आया। कमरा कुचले और टूटे हुए आभा क्रिस्टल से भरा हुआ था। कमरे के अधिकांश हिस्से में एडेमेंटाइन ब्लॉक दबे हुए थे, साथ ही वेदी की स्थिति भी। फर्श हरे खून से रंगा हुआ था। वेरियन ने कमरे के दूसरे छोर पर मौजूद एबिसल्स पर ध्यान केंद्रित किया। वे सभी गंभीर रूप से घायल थे, लेकिन तुरंत नहीं मरे। उनके घायल होने का कारण सरल था। कठोर ब्लॉकों ने उन्हें कुचल दिया। कुछ के पैर ब्लॉकों के नीचे थे, कुछ के हाथ और कुछ की पीठ। केवल एक का सिर कुचला गया और उसकी मौत हो गई। वेरियन ने आंखें मूंद कर देखा तो उसे एहसास हुआ कि वे सभी उस स्थान के चारों ओर थे जहां पहले वह अजीब वेदी मौजूद थी। हालांकि अब उस स्थान पर एक विशाल अदम्य ब्लॉक मौजूद था। हाहू यार! एबिसल ने वेरियन को देखा और क्रोध और अविश्वास में चिल्लाया। उन्होंने एक और एबिसल नाइट को उससे लड़ते हुए देखा और सोचा कि वह मर जाएगा। उन्हें आश्चर्य हुआ कि वह तुरंत नहीं मरा, और फिर एडेमेंटाइन के टुकड़ों ने उनका दृश्य अवरुद्ध कर दिया। वे वेदी की सुरक्षा में व्यस्त थे, लेकिन उन्हें लगा कि वह मर जाएगा। अब यह मानव जीवित और सक्रिय था। एबिसल नाइट को भी लगा कि यह मानव पहले की तुलना में कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। घटनाओं के इस मोड़ ने उसके होश उड़ा दिए। वेरियन ने 9 अदम्य टुकड़े उठाए और उन पर मुस्कुराया। यह एक ठंडी और उदासीन मुस्कान थी। एबिसल्स ने अनुमान लगा लिया कि वह क्या करने वाला था और उन्होंने तुरंत अपनी गर्दन पर गोली चला दी। स्विश! वेरियन तेजी से आगे बढ़ा और कठोर टुकड़े उनके सिर में घुस गए। वे नहीं चाहते थे कि उनकी मृत्यु से उसे योग्यता अंक मिले, लेकिन वेरियन ने यह सुनिश्चित किया कि वह अपना अवसर न खो दे। उनके कैडेट कम्युनिकेशन ने अपने सेंसर का उपयोग किया और उनके एआई ने निर्धारित किया कि उन्होंने एबिसल्स को मार डाला है। मेरिट अंक 10। बधाई हो वेरियन, अब आप इंपीरियल डिफेंस अकादमी में शामिल होने के योग्य हैं। यदि आप मानद छात्र बनना चाहते हैं तो उत्कृष्ट योगदान दें। वेरियन बहुत खुश था और उसके शरीर की हर कोशिका खुशी से झूम रही थी। उसने अपना सिर उठाया और हंसने ही वाला था कि बूम! उन्होंने अदिता की बाधा को टाल दिया और वास्तविकता सामने आ गई। इसमें शामिल होने के लिए मुझे जीवित रहना होगा। अगर उसे एमपी मिल भी जाए तो भी अगर वह यहीं रहा तो वह मर जाएगा। उसने अपना धैर्य बनाए रखा और कमरे के अंत में एक दरवाज़ा देखा। उसने दरवाज़ा खोला और उसकी निगाहें चमक उठी। उसने सीढ़ियाँ देखीं। एकमात्र अफसोस की बात यह थी कि वे ऊपर थे। अगर उसके पास कोई विकल्प होता तो वेरियन पहाड़ी से नीचे उतरकर चला जाता। अपनी वर्तमान ताकत के साथ वह पहाड़ी के आसपास गश्त कर रहे कई एबिसल शूरवीरों से लड़ने में सक्षम नहीं था, लेकिन उसके पास बच निकलने का पूरा विश्वास था। लेकिन वह सिर्फ ऊपर की मंजिल पर ही जा सकता था। यहाँ रहकर कुचले जाने से तो यही बेहतर था। दीवारें लाल रंग की चमक से भरपूर रोशनी दे रही थीं। वेरियन के चेहरे पर उम्मीद भरी मुस्कान थी और वह उत्साह से भरकर ऊपर की ओर दौड़ा। रास्ते में कई मंजिलों के लिए कई दरवाजे थे, लेकिन वेरियन चढ़ता रहा। पहाड़ी का केवल ऊपरी और निचला हिस्सा ही सुरक्षित था। अन्य किसी भी स्थान पर ढहने का खतरा था। अपनी 25% अधिक मानवीय गति के साथ वह जल्दी से अंत तक पहुंच गया। उसने तुरंत दरवाज़ा नहीं खोला और इसके बजाय अपनी सुनने की शक्ति पर ध्यान केंद्रित किया। संघर्ष, संघर्ष, संघर्ष। उन्होंने हल्की झड़प की आवाज़ें सुनी और अनुमान लगाया कि लड़ाई काफ़ी दूरी पर हो रही है। मैं लड़ाई से सुरक्षित रहूंगा। मुझे बस जल्दी ही कोई रास्ता निकालना होगा। उसने दरवाज़ा खोला और दृश्य देखकर दंग रह गया। काले आसमान से लाल चांदनी पहाड़ी की चोटी पर चमक रही थी। पहाड़ी पर बना महल बहुत बड़ा था और पूरी पहाड़ी को कवर करता था। ये कम से कम कुछ फुटबॉल के मैदानों जितना बड़ा था। वेरियन को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि यह विशाल महल 2 भागों में कटा हुआ था और उस कटाव ने पहाड़ी को भी विभाजित कर दिया था। ये खाई कुछ मीटर चौड़ी थी, जो सफ़ेद रोशनी की अविश्वसनीय शक्ति को साबित करती थी। अगर मैं भाग नहीं पाता तो मर जाता।
वेरियन को लगा कि उसके माथे पर पसीना टपक रहा है और अगले ही पल उसने दूरी पर 3 आकृतियां देखी। वह केवल ये पहचान सका कि उनमें से एक मनुष्य था और अन्य 2 एबिसल्स थे। मनुष्य पूरी तरह से काले रंग में था और एबिसल्स ने क्रमशः लाल वस्त्र और पूरे शरीर पर कवच पहना हुआ था। लाल वस्त्र पहने हुए एबिसल ने मानव पर मुक्का मारा। उसके जबरदस्त बल के कारण हवा संपीड़ित हो गई और विस्फोट हुआ, जिससे सैकड़ों मीटर तक शॉकवेव फैल गई। मानव ने चकमा दिया और एबिसल का मुक्का जमीन पर पड़ा। बूम! वेरियन लगभग गिर पड़ा क्योंकि जमीन पागलों की तरह हिल रही थी। अपने पैरों को जमीन पर टिकाकर उसने नीचे देखा और देखा कि पहाड़ी की गुप्त सुविधा में सभी मंजिलों की छतें हिल रही थीं। छत बनाने वाले अधिक ब्लॉक लगातार गिर रहे थे। राक्षस! उसने इस स्थान से बाहर निकलने का फैसला किया। उसने कुछ 100 मीटर दूर पहाड़ी से नीचे जाने वाला रास्ता देखा और उसकी ओर दौड़ पड़ा। एक बार मैं नीचे आ जाऊं तो मैं शहर से भाग सकता हूं और मुझे बस तब तक इंतजार करना है जब तक वे हमें उठा नहीं लेते। वेरियन को उम्मीद थी। बहुत जल्दी, अप्रत्याशित रूप से, लड़ाई का स्थान बदल गया और वे उससे कुछ दर्जन मीटर की दूरी पर दिखाई दिए। उस संक्षिप्त क्षण में वेरियन ने देखा कि पूर्ण शरीर कवच पहने एबिसल की ठोड़ी पर 3 टैटू थे और लबादा पहने एबिसल के गाल पर 1 टैटू था। वेरियन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी सांस रुक गई हो जब उसे एबिसल्स का अर्थ याद आया। ठोड़ी पर 3 टैटू एबिस कमांडर स्तर 3, गाल पर 1 टैटू एबिस लॉर्ड स्तर 4। एबिसल्स ने काले वस्त्र पहने मानव को घूर कर देखा। वेरियन उस मानव की पीठ के पीछे था और उसे ऐसा महसूस हुआ कि मौत उसकी ओर हाथ हिला रही है। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास दिव्य पथ प्रणाली। एनिग्मा। अध्याय 27 पहेली। एबिस लॉर्ड और एबिस कमांडर की निगाहों के नीचे वेरियन को लगा कि उसका पूरा शरीर ठंडा हो गया है। आभा ने उसे एक अदृश्य जेल में लपेट दिया। वह हिल नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था। रसातल भगवान की आभा ने उस पर आभा लॉक का इस्तेमाल किया। मैं मरना नहीं चाहता। उसने अपने दांत पीस लिए और अब अपनी एकमात्र जीवन शैली की ओर देखने लगा, काले वस्त्र पहने हुए मनुष्य की ओर। कुछ दूर जाकर उसने देखा कि वह एक महिला थी। हालांकि उसका चेहरा और बाल नकाब से ढके हुए थे। रसातल के भगवान ने वेरियन की उपेक्षा की और कर्कश स्वर में महिला से बोला, एनिग्मा, तुमने रसातल की इच्छा को कैसे धोखा दिया? महिला एनिग्मा ने कुछ नहीं कहा। चुप्पी कायम रही और कोई भी हिला नहीं। वेरियन ने अविश्वास से एनिग्मा को देखा। एनिग्मा नाम उसे परिचित लगा, लेकिन उसका ध्यान बाद के शब्दों की ओर गया। एनिग्मा ने एबिस की इच्छा को मूर्ख बना दिया। एबिस विल के 3 कार्य थे। पहला था गैर अबिसल्स का दमन करना, दूसरा था एबिसल्स की ताकत बढ़ाना, तीसरा सबसे महत्वपूर्ण था, यदि कोई शत्रु अपने से अधिक कमजोर रसातल के क्षेत्र में प्रवेश करता है तो रसातल विल स्थानीय शासक को सूचित कर देगा। उदाहरण के लिए, यदि लेवल 8 किसी डची में घुस जाता है जहां सबसे मजबूत एबिसल एबिस ड्यूक है जो लेवल 6 है, तो एबिस विल एबिस ड्यूक के सबसे करीबी लेवल 8 को सूचित करेगा। इससे ये सुनिश्चित हो गया कि एबिस में सिर्फ बराबर के स्तर के लोग ही एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। यही कारण था कि हालांकि एबिस में प्रवेश करना आसान था, लेकिन लेवल 9 वालों ने एबिस में खून खराबा नहीं किया। एबिस विल की अनुभूति से कोई भी बच नहीं पाया, यहाँ तक कि सॉवरेन भी नहीं, जो कि अवेकनेर्स का जाना माना शिखर है। आखिर उसने ऐसा कैसे किया? वेरियन ने एनिग्मा की पीठ को देखा और महसूस किया कि उसके मन में सवाल उठ रहे हैं, लेकिन उसका शरीर ची को चैनल करने और एबिस लॉर्ड के आभा लॉक को तोड़ने की कोशिश में लगा हुआ था। आभा लॉक सभी जागृतिकर्ताओं के लिए एक सामान्य कौशल था। सभी जागृतिकर्ता कुछ हद तक आभा को नियंत्रित कर सकते थे। आभा के अपने नियंत्रण का उपयोग करके वे इसे अपने लक्ष्य पर लपेट सकते थे। यदि स्तर का अंतर बहुत बड़ा है तो लक्ष्य मुक्त नहीं हो पाएंगे। वेरियन संभावित समाधानों के बारे में सोचते हुए मुक्त होने के लिए संघर्ष कर रहा था। चूंकि एनिग्मा ने एबिस विल को मूर्ख बनाकर उसे एबिस लॉर्ड, जो कि स्तर 4 है, का सामना कराया, तो वह उच्चतर स्तर की होगी। लेकिन उसने उसे तुरंत क्यों नहीं मार दिया? वेरियन ने अपनी ची को चैनल करना जारी रखा और आभा लॉक को तोड़ने की कोशिश की। आभा का ताला कस गया और वेरियन को घुटन महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे उसके फेफड़ों से सारी हवा बाहर निकल गई हो। ऐसा लगा जैसे उसे चारों तरफ से दबाया गया हो और वह फटने वाला हो। हम्फ! एनिग्मा ने नाक भान सिकुड़ी और हवा में आभा उसके चारों ओर घूमने लगी। मैंने एबिस ड्यूक को सूचित कर दिया है, वह जल्द ही यहाँ आ जाएगा। तुम मर जाओगे, एबिस लॉर्ड ने आत्मविश्वास से भरे स्वर में कहा।
वह लगभग 7 फीट 7 इंचेस का था और एक छोटे से विशालकाय व्यक्ति की तरह दिख रहा था। एनिग्मा की लंबाई 5 फीट 8 इंचेस थी, लेकिन एबिसल के सामने वह बहुत छोटी थी। फिर भी वह कहीं ज्यादा खतरनाक और दमनकारी लगती थी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और हवा में अराजकता फैल गई। वेरियन को महसूस हुआ कि उसे बांधने वाला आभामंडल ढीला पड़ गया है। क्लिक, उसने आभा लॉक तो तोड़ दिया, लेकिन हिला नहीं। एबिस लॉर्ड का एक हमला और वह मर जाएगा। उसे यकीन नहीं था कि एनिग्मा उसकी रक्षा करेगी या नहीं, क्योंकि उसे आखिरकार याद आ गया कि क्यों उसे यह नाम जाना पहचाना लगा। एनिग्मा एक आतंकवादी समूह शैडो ऑर्डर का नेता था। हमारा काम पूरा हो गया, एनिग्मा। एक नर्म यांत्रिक आवाज सुनाई दी और उसकी आंखों के सामने एक नीली रोशनी चमक उठी। सामने से एक और महिला पूरी तरह से काले कपड़े पहने हुए दिखाई दी। उसने भी अपना चेहरा और बाल ढके हुए थे। वेरियन ने अनुमान लगाया कि वे विशेष सितारा खजाने थे। उद्धरण चिन्ह ... ब्लू फ्लैश। अब तक चुप बैठा एबिस कमांडर सदमे में बोला, आप सही कह रहे हैं, लेकिन इसमें कोई पुरस्कार नहीं है। आवाज संशोधक ने अपने शब्दों को छिपाया और उस नर्म यांत्रिक आवाज में बोली। एनिग्मा ने ब्लू फ्लैश की ओर सिर हिलाया और अगले ही क्षण गायब हो गई। वेरियन ने उसे पलक झपकते ही एबिस लॉर्ड के सामने प्रकट होते देखा और अगली चीज जो उसने देखी वह ये थी कि एबिस लॉर्ड और एबिस कमांडर दोनों स्थिर खड़े थे, जबकि वह गायब हो गई थी। ब्लू फ्लैश ने उसकी तरफ देखा। उसने चश्मा पहना हुआ था और वह उसकी आंखें नहीं देख पा रहा था। इससे वह और भी तनाव में आ गया। केक, तुम भाग्यशाली हो, उसने कहा और टूटे हुए महल की ओर इशारा किया। इससे पहले कि वेरियन कुछ जवाब दे पाती, एक नीली रोशनी चमकी और वह भी गायब हो गई। धप धप। वेरियन तनावग्रस्त था और उसने सहज रूप से टेलीपोर्टेशन का प्रयोग किया। वह एबिस लॉर्ड और एबिस कमांडर या उनकी लाशों के ठीक बगल में प्रकट हुआ। उनके शरीर जमीन पर गिर पड़े और उनकी गर्दन से फव्वारे की तरह खून बहने लगा। गाढ़ा चिपचिपा हरा खून जमीन पर बह रहा था और उसके जूतों को छू रहा था। वेरियन ने राहत की सांस ली और एनिग्मा और ब्लू फ्लैश के निशानों की तलाश में इधर उधर देखा। वे गायब हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे वे कभी यहाँ थे ही नहीं। लेकिन ये तथ्य कि इस शहर का शासक एक टूटी हुई पहाड़ी पर अपने पैरों के पास मृत पड़ा था, कुछ और ही कहता है। मैं सचमुच भाग्यशाली हूँ, उन्होंने मुझे नहीं मारा। वेरियन को लगा कि उसकी पीठ पसीने से भीग गई है। लेकिन क्या वे आतंकवादी नहीं हैं? शैडो ऑर्डर एक विलुप्त चरमपंथी राज्य, शैडो नेशन, का उत्तराधिकारी था। इसका नेता एनिग्मा नया था, लेकिन उसने 10,000 जागरूक लोगों की हत्या करके खुद नाम कमाया। ऐसा कहा जाता है कि उसने एबिस आर्चड्यूक, जो कि लेवल 9 था, को बहकाकर बाहर निकाला तथा एबिस के आसपास के सभी जागृत लोगों का वध कर दिया। एनिग्मा का साथी ब्लू फ्लैश एक अपराधी था, जो बहुत सारी मूल्यवान प्रौद्योगिकियों को चुराकर उनकी तस्करी करता था, यहाँ तक कि एबिसल्स तक भी। वे पागल थे और उन्हें देखने के बाद कोई भी इंसान जीवित नहीं बचा। या फिर यह मीडिया की कहानी थी? क्या मैं उन्हें देखने के बाद जीवित रहने के लिए विशेष हूं या मीडिया? नहीं, सरकार झूठ बोल रही है। वेरियन ने सोचा और इन सब बातों को पीछे छोड़ने का फैसला किया। उसे एहसास हुआ कि वह अभी भी बड़ी योजना में कमजोर था। उसे आभालॉक के तहत हर पल से नफरत थी। उसका जीवन किसी के हाथों में था। लेवल 2 बुरा नहीं है, लेकिन यह अभी भी पिरामिड के निचले हिस्से में है। अगर मुझे बड़े पैमाने पर कुछ करना है, तो मुझे ज्यादा ताकत की जरूरत होगी। उसे याद आया कि ब्लू फ्लैश ने महल की ओर इशारा किया था। घटना के बावजूद उसे उस पर भरोसा नहीं था और वह पहाड़ी से नीचे उतरने वाला था। लेकिन एक विचार उसके मन में आया और वह अपने कैडेट संचार की जांच करने के लिए एक क्षण के लिए रुक गया। अर्जित द सन, आप इंपीरियल डिफेंस अकादमी में शामिल हो सकते हैं। यदि आप मानद छात्र बनना चाहते हैं, तो उत्कृष्ट योगदान दें। अकादमी में प्रवेश करने के बाद मुझे सिया को ढूंढना होगा। मुझे सिर्फ इतना पता है कि उसके भूरे बाल और सुनहरी आंखें हैं। मुझे नहीं पता कि वह अभी भी अकादमी में है या भर्ती होकर सेना में शामिल हो गई है। मेरा सबसे अच्छा दांव पिछले कुछ सालों के कैडेटों की जानकारी के डेटाबेस को खोजना है। लेकिन सेना किसी को भी अपने डेटाबेस तक पहुंचने की अनुमति नहीं देगी। मेरी स्थिति जितनी ऊंची होगी, मेरे पास उतने ही अधिक अवसर होंगे। मानद छात्र का नाम सामान्य छात्र से कहीं बेहतर लगता है। उन्होंने गहरी सांस ली और कमेटी से पूछा, मानद छात्र होने के क्या लाभ हैं? कैडेट कमीशन ने उत्तर दिया, इसके कई लाभ हैं। एक निजी प्रशिक्षक केवल मानद छात्रों के लिए है।
कई उच्च स्तरीय जागृतिकर्ता केवल तभी शिष्यों का चयन करते हैं जब आप मानद छात्र हों। मानद छात्रों को सर्वोत्तम मिशन और संसाधन भी प्राप्त होते हैं। वेरियन उत्साहित नहीं था और जब संचार ने अंतिम बिंदु जोड़ा तो वह समाप्त होने ही वाला था। आप ऐसे अनुरोध कर सकते हैं जो आप मानद छात्र के रूप में अन्यथा नहीं कर सकते, जिसके लिए निश्चित रूप से योग्यता अंकों के रूप में भुगतान की आवश्यकता होती है। वेरियन एक क्षण के लिए चुप हो गया और अपने निर्णय पर विचार करने लगा। उसके बाईं ओर पहाड़ी के नीचे जाने वाला रास्ता था। दाईं ओर टूटे हुए महल का प्रवेश द्वार था। मैं सिया को मानद छात्र के रूप में खोजने का अनुरोध कर सकता हूँ। अपना भविष्य दांव पर लगाकर वेरियन अपनी दाईं ओर दौड़ा। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास दिव्य पथ प्रणाली। क्रॉस टनलिंग। अध्याय 28 क्रॉस टनलिंग। वेरियन फटे पुराने महल की ओर दौड़ा। महल की रखवाली कर रहे 20 एबिस शूरवीरों को कुचलकर मांस और हड्डियों के ढेर में बदल दिया गया। अपने आप को उबकाई से रोकते हुए वह भय और आशा के साथ महल में प्रवेश किया। कभी चमकीला सफेद फर्श टूटे हुए शीशे की तरह टूट गया था। रसातल राजा और रसातल भगवान की राजसी मूर्तियां अब मलबे में थीं। एबिसल नाइट्स और दासियों की लाशें हर जगह बिखरी हुई थीं। वे सभी कुचलकर मर गए थे। ब्लू फ्लैश। वेरियन अपराधी को जानता था। उसे उस पर भरोसा करने के बारे में दोबारा सोचना पड़ा, लेकिन चूंकि वह पहले से ही इसमें शामिल था, इसलिए उसने पूरी तरह से जाने का फैसला किया। वेरियन ने सतर्कता बनाए रखी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं कोई एबिसल अभी भी जीवित न हो, लेकिन उसे जल्द ही एहसास हो गया कि उसकी चिंताएं व्यर्थ थीं। महल में एक भी जीवित प्राणी नहीं था। ये लाशों से अटा पड़ा था और सड़ते हुए मांस की बदबू से वहां जाना और भी असहनीय हो गया था। वेरियन एक ऐसा व्यक्ति था जो कठिन चुनौतियों से भी विचलित नहीं होता था, लेकिन सैकड़ों क्षत विक्षत शवों को देखकर उसका मन दहल जाता था। लेकिन उसमें दया का एक भी अंश नहीं था। उसकी अपनी जाति ने खून और आंसुओं से जो कीमत चुकाई वह कहीं अधिक बड़ी थी। 400 BC के प्रथम युद्ध में एबिसल्स अचानक प्रकट हुए और उन्होंने मानव रक्षा की एक पंक्ति को छोड़कर शेष सभी को तोड़ दिया। सभी चंद्रमाओं पर कब्जा हो चुका था और अंतरिक्ष पर अबीसाल का कब्जा था। इंसानों के लिए एकमात्र सुरक्षित जगह उनका अपना ग्रह था। यहाँ तक कि ग्रह पर भी लगातार हमले हो रहे थे। अंतर्ग्रहीय गति में व्यवधान के कारण सौरमंडल व्यापार बाधित हुआ और इसके बड़े परिणाम हुए। उस समय मानवता के पास संप्रभुता थी, लेकिन वे सभी 9 ग्रहों की रक्षा के लिए पर्याप्त नहीं थे। अस्तित्व के लिए ये कटु युद्ध 40 वर्षों तक जारी रहा, जब तक कि मानवता को कलाकृतियां नहीं मिल गईं और उसने स्वर्ग की इच्छा की सहायता से अथाह ग्रहों को पीछे धकेल दिया। ये 40 साल आधुनिक मानवता के 500 सालों में सबसे अंधकारमय काल थे। एक पूरी पीढ़ी ने अपना जीवन अपने अस्तित्व के बारे में अनिश्चितता में बिताया। इतिहासकारों ने उस युग के जीवन का वर्णन इस प्रकार किया है। 10 वर्ष की आयु तक 70% बच्चे अनाथ हो जाते थे। 16 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक लड़के और लड़की को युद्ध करना पड़ता था। ऐसे कई उदाहरण थे जब एबिसल्स ने ग्रहों पर लगभग कब्जा कर लिया था। उनकी जीत में देरी करने वाली एकमात्र चीज थी बहादुर मनुष्यों का बिल्कुल घिनौना बलिदान, जिन्होंने जीवन की कीमत पर मजबूत दुश्मनों को रोका। कम से कम 40% मानव आबादी नष्ट हो गई। इनमें से अधिकांश की उम्र 20 वर्ष से कम थी। हर किसी की एक ही इच्छा थी, आज जीवित रहना। उस युग में लोगों को कितना कष्ट सहना पड़ता था। वेरियन ने दुख व्यक्त किया और खंडहर हो चुके भव्य प्रतीक्षा कक्षों, भोजन कक्षों से होते हुए उस कमरे में पहुंचा, जिसका दरवाजा सबसे आलीशान था और जो अभी भी बरकरार दिख रहा था। यही है एबिस लॉर्ड का निजी कमरा। वेरियन ने दरवाजा खोलने के लिए उसे छुआ। बूम! वह टूटकर जमीन पर गिर पड़ा। वेरियन ने अपने मन को शांत करने के लिए एक सांस ली। लड़ाई ने सचमुच महल को बर्बाद कर दिया। वह सावधानी से कमरे में दाखिल हुआ और उसका निरीक्षण किया। कमरा उसके घर से कई गुना बड़ा था। फर्श पर सबसे चिकने रेशमी कपड़े से बने कालीन बिछे हुए थे। जादुई जानवरों की हड्डियों से बना एक बड़ा बिस्तर और सबसे मुलायम फर से बनी रजाइयां थीं। एक कोने में एक बहुत बड़ी ऑफिस स्टाइल की टेबल और कुर्सी थी। टेबल पर 3 मानव खोपड़ियां थीं, संभवतः एबिस लॉर्ड द्वारा खोजा गया पुरस्कार। स्वाभाविक रूप से प्रत्येक वस्तु का आयाम एबिसल मानकों के अनुरूप था। वेरियन ने उत्कृष्ट योगदान देने के लिए रणनीतिक उपयोग वाली कोई भी चीज खोजने के लिए कमरे की तलाशी ली, लेकिन वहां बहुत सारी दिखावटी वस्तुएं थीं और व्यवहारिक मूल्य वाली कोई चीज नहीं थी। कुछ तो होना ही चाहिए। पहाड़ी के अंदर की सुविधा में ढेर सारे आभा क्रिस्टल हैं, तो यहाँ कुछ तो होना ही चाहिए। कुछ भी।
उसने हार मानने से इनकार कर दिया और खोज जारी रखी। कोई प्रगति नहीं हुई। वेरियन को पता था कि उसका समय खत्म हो रहा है। भले ही यहाँ की अशांति ने शहर के एबिस नाइट्स को डरा दिया होगा, लेकिन वे अंततः स्थिति की जांच करने के लिए आएंगे। वे अभी तक नहीं पहुंचे, इसका एकमात्र कारण ये था कि उन्हें नहीं पता था कि यहाँ लड़ाई पहले ही समाप्त हो चुकी है और वे लड़ाई में फंसना नहीं चाहते थे। अवेकनर, जिसने पहाड़ी को 2 भागों में काट दिया, वह बिना किसी प्रयास के शहर के सभी एबिसल्स को भी मार सकता था। कुछ समय होने के बावजूद वेरियन की स्थिति आशावादी नहीं थी, इसे हल्के ढंग से कहें तो। भले ही अब उसकी पूरी आभा ठीक हो गई थी, लेकिन उसकी चोटों को पूरी तरह से ठीक होने में कम से कम 1 दर्जन घंटे लगेंगे। उसके लिए सबसे अच्छा विकल्प यही होगा कि वह यहाँ खोज करना छोड़ दे और शहर से भाग जाए। वेरियन ने हताश होकर मेज पर लात मारी और कुर्सी पर गिर पड़ा। हुश! मेज एक ओर खिसक गई और एक रहस्यमय मंच खड़ा हो गया जिस पर कुछ वस्तुएं रखी गईं। वेरियन कुर्सी से उठ गया और मंच नीचे आ गया तथा मेज अपनी स्थिति में आ गई। कुर्सी से उठे बिना उन वस्तुओं को पाने का कोई रास्ता अवश्य होगा। वह बैठ गया, मेज एक तरफ खिसक गई और मंच फिर से ऊपर उठ गया। इस बार उसने वस्तुओं को अपनी ओर आने के लिए इच्छा की और वे उसके पास आ गईं। वहां सिर्फ 3 विशेष चमड़े के कागज के टुकड़े थे। यह एबिसल की आधिकारिक भाषा एबिस में लिखा गया था। वेरियन को यह भाषा नहीं आती थी, लेकिन उसके पास कुछ ऐसा था जो उसे आती थी। अरे, क्या आप एबिस को जानते हैं? उसने अपने कैडेट कम्युनिकेशन के एआई से पूछा। बेशक, उसकी कलाई पर कैडेट कम्युनिकेशन चमका और उसने उत्तर दिया। उनके आदेश से सामग्री को स्कैन किया गया और संघ की भाषा में अनुवाद किया गया। वजन डंगोन क्रॉस टनलिंग लक्ष्य 1, 40 सितंबर को रात के 8 बजे 5 एबिसल नाइट्स को आउटर जोन में भेजें। 2, लेवल 7 के जागृतिकर्ता रिलाई के बेटे पर घात लगाओ। यदि संभव हो तो उसे यातना दो और वीडियो फैलाओ। 4, नई उभरती हुई साहसिक टीम फायर डांसर्स को नष्ट करें। कप्तान को लेवल 3 बताया गया है। ये सलाह दी जाती है कि कार्य को व्यक्तिगत रूप से पूरा करें या कम से कम एबिस कमांडर को भेजें। 5, सुविधा में प्रवेश करें और नई उभरती प्रतिभाओं पर जासूसी जारी रखें। 6, सूचना प्रत्येक माह की 10 तारीख को भेजी जानी चाहिए। ... अल्पविराम 10, एनिग्मा सबसे बड़ा छिपा हुआ खतरा है। उसका स्तर कम से कम 7 होने का संदेह है। अगर कोई पल मिले तो रिपोर्ट करें और खुफिया जानकारी जुटाने पर ध्यान दें। हिस! वेरियन को एबिसल के साथ अपनी लड़ाई याद आ गई जब वह लगभग मर ही गया था। वे वास्तव में मानव जागृतिकर्ताओं की अगली पीढ़ी को नष्ट करने की योजना बना रहे हैं। वेरियन ने अन्य शोधपत्रों की सामग्री की जांच की। वे समान विषय वस्तु के थे, लेकिन अलग अलग कालकोठरियों के लिए थे। वेरियन ने स्पेस रिंग में सामान ले लिया और बाहर निकल आया। हालांकि उसकी चोटों ने उसकी गति को प्रभावित किया था, फिर भी वह रुकने से पहले 1 मिनट में पहाड़ी से नीचे उतर गया। ओह इंसान! जैसा कि उन्हें आशंका थी, एबिसल शूरवीरों ने यह अनुमान लगाया कि लड़ाई समाप्त हो चुकी है और वे यथास्थिति की जांच करने के लिए पहाड़ी के पास पहुंचे। वेरियन को एक नज़र में ही पता चल गया कि कम से कम 200 एबिसल नाइट्स वहां मौजूद थे। उन्होंने पहाड़ को घेर लिया था और एक स्थिर संरचना में थे। केवल 200, शहर में कम से कम 500 एबिस शूरवीर थे, लेकिन वह आभारी था कि उसे उन सभी का सामना करने का सम्मान नहीं मिला। मौजूदा स्थिति भी आशावादी नहीं थी। वह उनसे आगे नहीं भाग सकता था, कम से कम अपनी घायल अवस्था में तो नहीं। मुझे भागने की जरूरत नहीं है, वेरियन ने सोचा और अपनी अंतरिक्ष शक्ति का उपयोग किया। एबिसल नाइट्स अभी भी चिल्ला रहे थे और वह गायब हो गया। श्वा! वह उनके बीच में प्रकट हुआ और श्वा! उन्होंने जल्दी से उस पर अपने भाले फेंके और वह एक बार फिर गायब हो गया। फिर से बार-बार वह टेलीपोर्टेशन के गंतव्य को नियंत्रित नहीं कर सकता था, इसलिए कभी कभी वह उनसे दूर चला जाता था, कभी उनकी ओर तो कभी फॉर्मेशन के अंदर चला जाता था। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने टेलीपोर्टेशन की सामान्य दिशा पर थोड़ा नियंत्रण हासिल कर लिया। एक्सपी जोड़ 10, अंतरिक्ष पथ स्तर 1, 10/100। काफी प्रयासों के बाद अंततः वह उनके घेरे से बाहर निकल आया। वह अपनी चोटों की परवाह किए बिना शहर की दीवारों की ओर भागा। एबिसल नाइट्स ने उन्मत्त होकर उसका पीछा किया। मरना! क्या बात है! शहर में आग लगी हुई थी और वेरियन ने नार्सिस को घरों को जलाते और सड़क पर एबिसल्स को मारते देखा। उसके साथ कुछ और कुलीन उम्मीदवारों ने भी शहर को नष्ट करने में भाग लिया। एबिसल्स का वध कर दिया गया और उनकी आपूर्ति जला दी गई।
उसका पीछा कर रहे एबिसल्स की गति धीमी हो गई और वेरियन ने शहर की दीवारों के पास पहुंचने का मौका पा लिया। वह टेलीपोर्ट होकर शहर से कुछ किलोमीटर दूर चला गया। एक शांत जगह पर पहुंचने के बाद उसने कुछ आभा क्रिस्टल निकाले और अपने आभा भंडार को फिर से भर लिया। उसकी चोटें धीरे धीरे ठीक हो गईं और वह एक छोटी सी अनुभूति की स्थिति में प्रवेश कर गया। उसके अंदर की अंतरिक्ष शक्ति ने उसे चारों ओर के अंतरिक्ष से जोड़ दिया और वह अंतरिक्ष को महसूस कर सकता था। ये दृष्टि की तरह पूर्ण इंद्रिय नहीं थी, लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ रही थी। अब वह अपने टेलीपोर्टेशन दिशा को नियंत्रित करने में आश्वस्त था। XP जोड़ 20 अंतरिक्ष पथ स्तर 1 30/100। जैसे ही वह प्रयोग जारी रखने वाला था, उसके कैडेट का संदेश आया। आपातकाल, एबिस ड्यूक शहर की ओर बढ़ रहा है। अंतरिक्ष शटल के पास केवल 10 मिनट हैं। मैं फिर कहता हूँ 10 मिनट, तैयार रहो। मुझे 10 मेरिट पॉइंट मिले और संभवतः मैं मानद छात्र बन सकता हूँ। खतरे के बावजूद सब कुछ ठीक रहा। वेरियन ने राहत की सांस ली, इससे पहले कि उसे कुछ याद आता। काइल, मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन उपन्यास दिव्य पथ प्रणाली। काइल, अध्याय 29। काइल, वेरियन को अंततः याद आ गया। उसने काले आसमान की ओर देखा। 3 अंतरिक्ष यान पहले से ही शहर के ऊपर थे। फ्लाइंग सीट्स ने नीचे उतरकर उम्मीदवारों को चुना। इस बात की संभावना थी कि कुछ उम्मीदवार बहुत ज्यादा घायल हो गए होंगे और पीछे रह गए होंगे, लेकिन वे ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट दे सकते थे सभी को सुरक्षित करने के लिए एबिस ड्यूक से लड़ना। एबिस ड्यूक लेवल 6 था और 2 लेवल 6 की लड़ाई से जगह तबाह हो जाती। हताहतों की संख्या और भी ज्यादा होगी। चीजों की देखभाल के लिए लेवल 8 को भेजना। रसातल इच्छा शक्ति लेवल 8 रसातल को मानव जागृतिकर्ता का सामना करने के लिए सूचित करेगी और कुछ किलोमीटर के दायरे में कुछ भी नहीं बचेगा। प्रबंधन को पता था कि उच्च स्तरीय अधिकारियों के बीच किसी भी प्रकार की लड़ाई से स्थिति और बिगड़ेगी। यही कारण था कि अंतरिक्ष यान उन्हें छोड़ने के तुरंत बाद ही चला गया। अंतरिक्ष यान में सबसे अधिक जागरूकता लाने वाली कर्नल रीना थी। वह कम से कम लेवल 5 की जागरूकता लाने वाली थी। यदि वह अंतरिक्ष यान शहर के पास पहुंचता तो एबिसविल ने पास के स्तर 5 या स्तर 6 एबिसल को सूचित कर दिया होता और प्रवेश द्वार के बजाय वहां बड़े पैमाने पर लड़ाई होती। इसलिए अंतरिक्ष शटल ने हमेशा सुरक्षित दूरी बनाए रखी और ज्यादा देर तक रुका नहीं। अब चूंकि एबिस ड्यूक लेवल 6 उनके लिए आ रहा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि लेवल 5 शहर के पास आ गया है। इसलिए मैं उम्मीद नहीं कर सकता कि वे अधिक समय तक रुकेंगे, क्योंकि एक छात्र लापता है। वेरियन ने निष्कर्ष निकाला और पागलों की तरह तेज गति से शहर की ओर भागा। वह उन उम्मीदवारों के पास से गुजरा जो अंतरिक्ष यान में वापस जा रहे थे। उन्होंने उसे 2 में से एक भावना से देखा, तिरस्कार या ईर्ष्या। कुछ लोगों ने उसके कामों को मौत की तलाश माना। दूसरों ने सोचा कि वह घायल एबिसल्स को मारकर अंक हासिल करने जा रहा है। हालांकि घोषणा में कहा गया था कि एबिस ड्यूक को पहुंचने में 10 मिनट लगेंगे, लेकिन जब तक कोई कुलीन न हो, कोई भी इतना मूर्ख नहीं था कि अंतिम क्षण तक बाहर रहे। तेज, वेरियन ने ची को अपने पैरों पर लगाया और गति बढ़ा दी। धूल हवा में उछली और वह हवा की तरह आगे बढ़ा। अरे कम्युनिकेशन! क्या आप जांच सकते हैं कि काइल किस्मत का कम्युनिकेशन कहाँ मौजूद है? यह एक आपातकालीन स्थिति है। मुझे बहुत खेद है, आपके पास अन्य संचारों का पता लगाने की अनुमति नहीं है। भाड़ में जाए तुम्हारी अनुमतियाँ। वेरियन ने दबी हुई सांस में गाली दी और उस लानत भरे शहर में पहुंच गया। वहां पूरी तरह अराजकता थी। जहां तक आंखें देख सकती थीं, वहां सिर्फ आग, मौत और विनाश ही था। कुछ अभ्यर्थी जो एबिसल्स को मारने में असफल रहे, उन्होंने अब कमजोर एबिसल नाइट्स को ढूंढा और टेस्ट के लिए अंक प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन उनमें से अधिकांश को एबिसल नाइट्स ने जीवित ही मार डाला। मर जाओ, हा हा हा, कचरा। वेरियन ने एक जानी पहचानी आवाज सुनी और उस दिशा में नजर डाली। उसकी काली आंखें लाल हो गईं और उसे लगा कि क्रोध फूटने वाला है। उसने उस युवक को देखा जिसने उसे और काइल को लगभग मौत के मुंह में धकेल दिया था, नार्सिस सेंडर। यदि सिस्टम षड्यंत्रकारी था, तो नार्सिस निष्पादक था। नार्सिस को मजा आ रहा था क्योंकि वह आसन खतरे की परवाह किए बिना मनुष्यों और एबिसल्स दोनों को मार रहा था। मैं पूरा बदला चुकाऊंगा। वेरियन ने कसम खाई कि जब वह मजबूत हो जाएगा तो बदला लेगा। इस समय नार्सिस से लड़ने का कोई फायदा नहीं था। और काइल, वेरियन ने शहर में प्रवेश किया और अपने कमांड को निर्देश दिया, पूरी आवाज में, काइल चिल्लाओ। जब तक मैं निर्देश न दूं, रुकना मत। समझ गया।
कम्युनिकेशन ने जवाब दिया और वेरियन की आवाज में चिल्लाया, काइल, काइल। शहर खंडहर में तब्दील हो चुका था। लाल और हरे रंग के खून ने जमीन को अजीबोगरीब तरीके से रंग दिया था। इंसानों और अथाह प्राणियों की लाशें हर जगह बिखरी हुई थीं। ऐसा लग रहा था कि एबिसल के नागरिक पहले ही गुप्त तरीकों से शहर से बाहर निकल चुके थे। अब शहर में सिर्फ एबिसल नाइट्स और उम्मीदवार ही बचे थे। वह जवाब क्यों नहीं दे रहा है? क्या वह? वेरियन ने अपनी महान मानवीय दृष्टि का उपयोग किया और लाशों की जांच की। उनमें काइल नहीं था। ओह, उसने राहत में अपनी छाती थपथपाई और संचार ने वेरियन की आवाज में चिल्लाना जारी रखा क्योंकि वह शहर में और भीतर चला गया। 7 मिनट शेष हैं। कृपया तुरंत अंतरिक्ष यान पर वापस आएं। पहाड़ी से बाहर निकलने के बाद वह कम से कम शहर के करीब तो पहुंच ही गया होगा। संचार विभाग चिल्लाता रहा, लेकिन काइल के बजाय वह एबिसल नाइट्स का ध्यान आकर्षित करने में सफल रहा। एबिसल नाइट्स ने जीने की सारी उम्मीदें छोड़ दी थीं। चाहे वे जिम्मेदार हो या नहीं, उनके शहर के नष्ट हो जाने और उनके भगवान के मारे जाने के बाद उनका एक ही भाग्य था, मौत। इसलिए उन्होंने सारी हिचक छोड़ दी और उन्मत्त होकर मनुष्यों पर हमला कर दिया। उनकी बस एक ही इच्छा थी, अपने साथ एक मनुष्य को भी नीचे ले जाना, और उनमें से कई ने ऐसा किया भी। बचाना, मदद करना। शहर भर में लोगों की गुहार गूंज रही थी क्योंकि एबिसल नाइट के आत्मघाती हमलों में अधिक से अधिक लोग मारे जा रहे थे। जो लोग कमजोर एबिसल पर हमला करने और अंक हासिल करने आए थे, उनमें से सबसे अधिक लोग मारे गए। यहाँ तक कि कुछ कुलीन उम्मीदवार भी इन आत्मघाती हमलों में मारे गए। बेशक वेरियन को उसका हिस्सा मिला। इस कमीने को मार डालो, एक रसातल नाइट चिल्लाया और 1 दर्जन रसातल योद्धा उस पर टूट पड़े। आते हुए भालों और तीरों को देखकर वेरियन ने कंधे उचका दिए। मेरे पास इसके लिए समय नहीं है। उसने पहाड़ी की दिशा में नजर डाली और अपनी अंतरिक्ष शक्ति को निर्देशित किया। उसने महसूस किया कि उसका शरीर अंधकार में खींचा जा रहा है और अगले ही पल वह अपनी पिछली स्थिति से कुछ दर्जन फीट दूर पहाड़ी की दिशा में जमीन पर गिर गया। वह आसानी से टेलीपोर्ट हो गया। स्तर 3 शायद सीधे पहाड़ी पर टेलीपोर्ट कर सकता है। उन्होंने आभा को संरक्षित करना छोड़ दिया और कई बार टेलीपोर्ट होकर पहाड़ी पर पहुंच गए। काइल, पहाड़ी के चारों ओर चक्कर लगाते हुए कमांडर चिल्लाता रहा। 5 मिनट शेष हैं। कृपया तुरंत अंतरिक्ष यान पर वापस लौटें। वेरियन ने देखा कि कुलीन छात्र भी वहां से जाने लगे हैं। यहाँ तक कि सबसे सक्रिय छात्र भी प्रवेश द्वार की ओर चले गए। गहरे इलाकों में कोई नहीं था, सिवाय मृतकों और उसके। एबिसल नाइट्स पागल हो गए और उन्होंने आखिरी वार किया। इससे कुछ ही सेकंड में मरने वालों की संख्या बढ़ गई। एकमात्र सौभाग्यपूर्ण बात यह थी कि पहाड़ी के पास न तो कोई अथाह सागर था और न ही कोई मनुष्य। ईमानदारी से कहे तो मैं इस समय सबसे ज्यादा खतरे में हूँ। वेरियन ने पहाड़ी के आसपास पड़ी लाशों में किसी जीवित इंसान को तलाशा। वह खुश था कि उनमें से कोई भी काइल नहीं था, लेकिन निराश था कि उसे पता नहीं था कि वह कहाँ चला गया। अंत में वेरियन पुनः सड़कों पर आ गया। काइल, ये बिल्कुल सबसे खराब समय था। वहाँ एक इंसान है, मारना। धिक्कार है इंसानों पर, उन्होंने हमारा शहर नष्ट कर दिया। वेरियन ने सौर शांति चिन्ह, एक मध्यमा उंगली दिखाया और उनसे दूर चला गया। 3 मिनट शेष। सिस्टम, अगर मेरे सामने आने वाले सभी खतरे आपके कारण हैं, तो काइल को इसका सामना क्यों करना पड़ा? वेरियन ने हताशा में पूछा। लोग अब भी मरते हैं। हर चीज आपकी गलती नहीं है। बेशक यह मेरी गलती है। मैं सबको खो देता हूँ। वेरियन ने अपनी मुट्ठी भींच ली और अधिक क्षेत्रों को कवर करने के लिए टेलीपोर्ट करना जारी रखा। उसका साथी चिल्लाता रहा, लेकिन समय खत्म होता जा रहा था। उसे कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी, लेकिन वह बस चलता रहा। वह यह मान सकता था कि काइल पहले ही अंतरिक्ष यान में चढ़ चुका है और वापस आ चुका है। हो सकता है कि वह वापस आ गया हो, लेकिन संभावनाएं कम थीं। उसके चरित्र के अनुसार वह शहर के बाहर वेरियन का इंतजार करेगा। क्या वह मर गया? वेरियन को नहीं पता था। हो सकता है, लेकिन वेरियन ने ज्यादातर लाशों की जांच की और काइल जैसा कोई नहीं पाया। शायद वह चूक गया, हो सकता है। अब सब कुछ उसकी पसंद पर निर्भर था। क्या वह अपनी मां की अंतिम इच्छा को त्याग देगा और आत्महत्या की कोशिश जारी रखेगा, या फिर वह अपने एकमात्र मित्र को छोड़ देगा और अपनी मां की अंतिम इच्छा पूरी करेगा? उसका सपना महत्वपूर्ण था और इसने उसे अंधकार से बाहर निकाला, लेकिन काइल भी उसके लिए महत्वपूर्ण था। पिछले साल जब वह दुनिया से अलग थलग था और सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश कर रहा था, तो काइल उसकी जिंदगी में आया।
उसने उसे खुश करने की पूरी कोशिश की और वेरियन के लगातार ठंडे व्यवहार के बावजूद वह डटा रहा और उसे ज्यादा सामान्य बना दिया। वास्तव में ऐसे दिन भी थे जब वेरियन को अपनी मां की मौत के बुरे सपने देखकर घबराहट होती थी। उसे अपनी जिंदगी के बारे में खतरनाक विचार भी आते थे। काइल ने उसके साथ समय बिताया और उसे उसके खुद के अंधेरे से बचाया। काइल ही वह व्यक्ति था जिसने माया से उसे अपने पारिवारिक मित्र गैरेथ से मिलवाने का अनुरोध किया था। इस तरह वेरियन अपने जीवन के सबसे बुरे दौर से बाहर निकल पाया। काइल एक ऐसा व्यक्ति था जो किसी से एहसान मांगना पसंद नहीं करता था, भले ही वह व्यक्ति उसकी प्रेमिका ही क्यों न हो। हालांकि उसने अपनी प्रैक्टिस के बावजूद एक एहसान मांगा। उसने माया से कहा कि वह वेरियन को उसके परिवार के दोस्त गैरेथ से मिलवा दे। इस तरह वेरियन लियोन ट्रेनिंग हॉल में ट्रेनर बन गया। उस समय वेरियन इन चीजों के बारे में सोचने की स्थिति में भी नहीं था और काइल ने कभी इन बातों का जिक्र भी नहीं किया। लेकिन जब उसे आखिरकार सच्चाई पता चली तो वेरियन को आभार भी हुआ और अपराधबोध भी। यह एक अकाट्य सत्य था कि काइल ने उसकी जान बचाई थी। अब उसे कठिन चुनाव करना था, सबसे अच्छे दोस्त की जिंदगी या मां की अंतिम इच्छा। वेरियन अंदर से टूट गया था। एक क्षण के बाद उसने आह भरते हुए कहा, कम्यून, उसका नाम चिल्लाना बंद करो। 2 मिनट शेष। उसने हवा में उड़ते अंतरिक्ष यान और दूर स्थित पहाड़ी को देखा। लानत है। वह दांत पीसता हुआ पहाड़ी की ओर भागा। उसकी आंखें लाल हो गईं और वह जोर से चिल्लाया, काइल, तुम बीमार कमीने, तुम कहाँ हो? बेटा, तुम कहाँ हो? वेरियन ने हर जगह खोज की जहां वह पहुंच सकता था और अंततः उस क्षेत्र में प्रवेश कर गया जहां वह नहीं गया था। वह पहाड़ी के अंदर स्थित सुविधा में दाखिल हुआ। आखिरी कोशिश के भाव के साथ उसने अपनी दृष्टि और श्रवण शक्ति को केंद्रित किया और टूटी हुई छत के ब्लॉकों और क्षतिग्रस्त रास्तों से गुजरा। उन्होंने अपना 150% दिया और चमत्कार की आशा की। चमत्कार तो नहीं हुआ, लेकिन घड़ी चलती रही। 1 मिनट शेष। काइल, 55 सेकंड शेष। वेरियन को लगा कि उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया है और उसकी मां के अंतिम क्षणों का दृश्य उसके दिमाग में घूमने लगा। सेया बचाओ, माफ करना, वेरियन ने दबी आवाज में कहा। वह सुविधा केंद्र से बाहर निकला और शहर के बाहरी इलाके की ओर भागने ही वाला था कि उसकी ध्यान केंद्रित श्रवण शक्ति ने एक लगभग अश्रव्य ध्वनि सुनी। वी, वा, री, अन। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास। दिव्य पथ प्रणाली। महत्वपूर्ण क्षण। अध्याय 30। महत्वपूर्ण क्षण। वी आर एयान। वेरियन की सांस एक पल के लिए रुक गई। बिना किसी हिचकिचाहट के वह उस कमजोर आवाज की दिशा में टेलीपोर्ट हो गया। वारी, आन, माँ, या, मो, माँ। जैसे जैसे वह करीब आता गया उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और आवाज कमजोर होती गई। मैं यहाँ हूँ। वेरियन स्रोत तक पहुँच गया। अदम्य ब्लॉकों का एक ढेर। क्या? उसके शरीर में ची उबल पड़ी और उसने मलबे के नीचे खून से लथपथ युवक को खोजने के लिए ब्लॉकों को हटा दिया। काइल के सिर से लेकर पैर तक खून बह रहा था। उसके अंग कठोर ब्लॉकों के नीचे कुचले गए थे और हड्डियां टूट गई थीं। वह मरने वाला था। उसकी आंखें बंद थीं और वह बार बार वही शब्द दोहरा रहा था। माँ, या, वर, एयान, माँ, ओम। वेरियन ने काइल को उठाया और अपने दोस्त की कमजोर जिंदगी को महसूस किया। 30 सेकंड शेष। मैं तुम्हें बचा लूंगा। वेरियन ने सभी संकोच छोड़ दिए और पागलों की तरह अपनी अंतरिक्ष शक्ति और ची को प्रवाहित किया। वेरियन ने लगातार कम टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल किया और उसने बहुत बड़ी दूरी तय की, लेकिन वह अभी भी शहर के बाहरी इलाके से काफी दूर था। 25 सेकंड शेष। बूम, बूम, बूम। जैसे ही वह टेलीपोर्ट हुआ, हवा में जोरदार धमाके सुनाई देने लगे और वेरियन को एक अशुभ अनुभूति हुई। ये आवाजें एबिस ड्यूक की तेज रफ्तार की वजह से हो रही होंगी। वह पास ही था। बूम, बूम। गाह। वेरियन शहर के केंद्र तक पहुंच गया और खुद को आगे बढ़ाया। उसने महसूस किया काइल के शरीर से जीवन खत्म होता जा रहा है। 20 सेकंड शेष। कृपया। शहर अभी भी काफी दूर था और वेरियन ने अनुमान लगाया कि उसे वहां पहुंचने के लिए कम से कम 25 सेकंड की आवश्यकता होगी। ग्रह वेरियन के घाव उसकी लड़ाइयों से ठीक नहीं हुए थे और अंतरिक्ष शक्ति के उसके बेशर्मी भरे प्रयोग से वे दर्दनाक स्तर तक बढ़ गए। उसकी अंतरिक्ष शक्ति धीरे धीरे खत्म हो रही थी और वह इसका इस्तेमाल सिर्फ एक बार ही कर सकता था। वेरियन ने शहर की दीवार पार करने के लिए टेलीपोर्टेशन को बचाने के लिए भागने का सहारा लिया। वेरियन को लगा कि उसके शरीर के सारे घाव खुल गए हैं। उसका खून बहुत बह रहा था, लेकिन उसने अपनी गति और बढ़ा दी।
लाल रक्त की धार छोड़ते हुए वह शहर की दीवारों तक पहुंच गया। बूम बूम बूम, हवा के धमाके तेज होते जा रहे थे और एबिस ड्यूक करीब आ रहा था। 15 सेकंड शेष। उन महत्वपूर्ण क्षणों में उसके दिमाग में केवल विचार ही चल रहे थे। बचाना ही होगा, बचना ही होगा। इस बार मुझे असफल नहीं होना चाहिए। शहर में अब भी कुछ ही एबिसल नाइट्स जीवित थे और उसके आसपास भी उनकी संख्या कम थी, लेकिन उन्होंने उसे देख लिया। उसकी स्थिति जानकर वे बहुत खुश हुए और खुशी से झूम उठे। तेरा दोस्त मर जाएगा कमीने, तू भी मर जाएगा, मैं वैसे भी मर जाऊंगा, इसलिए मैं उस जीवन का उपयोग आपको तब तक विलंबित करने के लिए करूंगा जब तक कि हमारे ड्यूक नहीं आ जाते। हाँ, हम अपनी जान का इस्तेमाल करके तुम्हें नीचे गिरा देंगे। हमारे पास यही एकमात्र मूल्य बचा है। वेरियन ने अपने दांत पीस लिए और उसी रास्ते पर दौड़ता रहा। उसने दीवार तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता लिया, और यह पहले से ही एक सवाल था कि क्या वह समय पर पहुंच पाएगा। अब और देरी का सवाल ही नहीं उठता। मारना। अथाह सागर के लोग उन्हें पकड़ नहीं पाए, इसलिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत से हथियार फेंके। ठीक उसी समय वेरियन शहर की दीवार पर पहुंचा और अपनी अंतरिक्ष शक्ति का प्रयोग किया। चिपकना। सभी हथियार दीवार से टकरा गए, सिवाय एक के। वेरियन शहर की दीवार के बाहर प्रकट हुआ। एक भाला पीछे से उसकी छाती में घुस गया और उसके फेफड़ों में घुस गया। 5 सेकंड शेष। वेरियन का चेहरा पेट में दर्द के कारण विकृत हो गया था। अत्यधिक रक्तस्राव ने उसे पहले ही कमजोर कर दिया था और उसे खड़े होने में भी मुश्किल हो रही थी। वेरियन की दृष्टि धुंधली हो गई, लेकिन उसने कुछ उड़ने वाली सीटें देखीं। वे कुछ 100 मीटर दूर थीं। वापस आओ, वह बुदबुदाया और उसका कैडेट कम्युनिकेशन चमक उठा। पास की कुर्सी उस पर झपटी। पर्याप्त नहीं, वेरियन ने सोचा, और उसने वह ताकत जुटाई जिसके बारे में उसे पता भी नहीं था कि वह उसमें है। वर्तमान गति से असंभव गति से वह कुर्सी तक पहुंचा और उस पर कूद पड़ा। 3 सेकंड शेष। बूम बूम बूम, हवा में उठी प्रचंड तरंगों से मिट्टी हिल गई, हवा में उछल गई और धूल का तूफान पैदा हो गया। चलो, वेरियन चिल्लाया, और होवरचेयर अपनी उच्चतम गति से ऊपर उठ गई। 2 सेकंड शेष। हवा ने उसे जोर से मारा और वेरियन को लगा कि काइल की सांस लगभग लुप्त हो गई है। उसने खुद को जगाए रखने के लिए मजबूर किया और दूर से एक काली आकृति देखी। वह पागलों की तरह तेज गति से शहर की ओर भागा। वह हर कदम पर कुछ 100 मीटर दूर होता जा रहा था। उसकी गति से झटकेदार लहरें उठ रही थीं और इन झटकेदार लहरों की ताकत से पहाड़ जमींदोज हो रहे थे। उसने ऊपर देखा तो उसे केवल 2 मनुष्य दिखाई दिए। वे एक होवर कुर्सी पर थे और हम अंतरिक्ष शटल तक पहुंचने वाले थे। वह एक ही गोली से अंतरिक्ष शटल को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, लेकिन ये मनुष्य, वे मर जाएंगे। चींटियां। एबिस ड्यूक बुदबुदाया और हवा में उछल पड़ा। पलक झपकते ही सैकड़ों मीटर की दूरी पार करके वह लगभग उन दोनों के बराबर पहुंच गया। 1 सेकंड शेष। वेरियन ने देखा कि एबिस ड्यूक ने पलक झपकते ही बड़ी दूरी तय कर ली। बिना सोचे समझे उसने काइल को पकड़ लिया और अंतरिक्ष शटल के खुले भाग में कूद गया। 0 सेकंड शेष। बूम जिस क्षण वेरियन ने प्रवेश किया, द्वार बंद हो गया और एबिस ड्यूक का मुक्का मारा गया। इससे हवा में हलचल मच गई, अंतरिक्षयान लगभग क्षतिग्रस्त हो गया तथा उसमें सवार सभी लोग हिल गए। उसी क्षण अंतरिक्षयान ने बहुत तेज गति से उड़ान भरी। वह हवा में उड़ता हुआ दूर चला गया। अंतरिक्षयान में सभी लोगों को भारी खिंचाव महसूस हुआ और उन्होंने अपनी सीटों को पकड़ लिया। वेरियन और काइल सहित कुछ अन्य लोग पीछे की ओर फेंक दिए गए और सौभाग्य से आपातकालीन बॉट्स द्वारा उन्हें पकड़ लिया गया। आपातकालीन उपचार शुरू कर दिया गया है, एआई ने घोषणा की। वेरियन और काइल को तुरंत ही गंभीर अवस्था में ले जाया गया ताकि उनका उपचार किया जा सके। वेरियन को लगा कि दुनिया काली हो गई है और उसकी चेतना गहरी नींद में चली गई है। फिर एक बेहद आरामदायक एहसास ने उसके अस्तित्व के हर रेशे को भर दिया। लड़ाई में लगी चोटों का दर्द, फेफड़े में भाले के चुभने से हुआ घाव, बेतहाशा दौड़ने से टूटी हड्डियां, सब गायब हो गया। काफी समय के बाद सुखद एहसास गायब हो गया और वेरियन शांत हो गया। उसकी त्वचा पर उपचारकारी तरल पदार्थ का गर्म तापमान, उसके चारों ओर का अंधेरा, मीठी गंध और उसके शरीर का हल्कापन। वह क्षण भर तक स्थिर रहा, फिर झटके से उठ खड़ा हुआ। क्यों? वह रुक गया। काइल उसके सामने खड़ा था। वह पूरी तरह से ठीक हो चुका था और उसका चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। काइल उसे गले लगाने के लिए दौड़ा। नहीं, वेरियन एक तरफ हट गया। छप छप,
काइल महत्वपूर्ण उपचार फली के तरल में गिर गया। यार दे। काइल तरल पदार्थ से उठ खड़ा हुआ और उसे घूरने लगा। वेरियन कुछ देर तक काइल को देखता रहा और अंततः काइल ने अपने कंधे उचका दिए। आप कभी गले नहीं मिलते। अगर वह सुंदर महिला होगी तो मैं विचार करूंगा। आप क्षमा करें, क्षमा नहीं। तुम मुझे पूरे रास्ते उठाकर ले जा रहे थे, काइल ने तर्क दिया। वेरियन ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं अभी तुम्हारी लाश वापस ला रहा था। तुम भाग्यशाली हो कि तुम अभी भी जीवित हो। हाँ हाँ जरूर, मैं सिर्फ ये देखने के लिए लौटा था कि क्या तुम अभी भी जीवित हो और ये देखने के लिए कि मैं कहाँ टेलीपोर्ट हुआ था। उन ब्लॉकों के नीचे। यही कारण है कि मैं कभी टेलीपोर्ट नहीं होता। हाँ, वे दोनों जोर से हंस पड़े और अंततः राहत की सांस ली। जीवन कभी इतना मूल्यवान नहीं लगा। वेरियन तो ठीक था, लेकिन काइल फिर से रोने लगा। वेरियन ने कैडेट कमांडो से फुसफुसाकर कहा, अरे 3D तस्वीरें लो, उच्चतम गुणवत्ता वाली। उसने काइल का चक्कर लगाया और उसकी पीठ थपथपाने का नाटक किया। 20 तस्वीरें। बेचारे काइल को स्थिति का पता नहीं था और उसने सोचा कि वेरियन केवल उसे सांत्वना दे रहा है। जैसे ही वेरियन ने काइल का आंसू भरा भाषण रिकॉर्ड करने की योजना बनाई, दरवाजा खुला और कर्नल रीना उनके सामने प्रकट हुई। उसने काइल की ओर देखा और अपनी नजरें वेरियन पर टिका दी। वह तुम्हें देखना